सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं रिवीजन ऑफ योर चैप्टर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ऑफ योर क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट ए बुक। ओके, और इम्पोर्टेंट बात कि मैंने क्या इसी तरीके से आपके और जो चैप्टर्स है ना पहले वाले वो मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। तो एक बार मैं जो क्लास 12 ज्योग्राफी करके जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है ना उसको एक बार आप चेक कर लेना। और साथ ही साथ ये जो नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और जिसे ज्वाइन करने का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको क्या ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप शुरुआत से मेरे साथ कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो रिवीजन है ना वो क्या 3 स्टेजेस में कंप्लीट कर रहे हैं। अब वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी है, तो पहले देखेंगे हमारा चैप्टर का ओवरव्यू कि क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, किस तरह से वो क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है वो समझेंगे हम सबसे पहले। देन हम देखेंगे अभी हमारा जो लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम हुआ था ना 2025 वाला, तो उसमें बोर्ड ने कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे उसको हम एनालाइज करेंगे यहाँ पर। और फाइनली करेंगे हमारे चैप्टर का रिविजन जो हम यहाँ पर करना है। फर्स्ट देखते हैं हमारे चैप्टर का ओवरव्यू, क्या इसके अंदर सेकंड एक्टिविटीज। अब सेकंड एक्टिविटी क्या होता है, तो ये भी क्या होती है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। कौन, सेकंड एक्टिविटी, यानी ऐसी एक्टिविटी जिसके रिटर्न में क्या हमें परफॉर्म करने पे क्या मिल रहा है, हमें मनी मिल रहा है यानी पैसे मिल रहे हैं। तो सेकंड एक्टिविटी क्या है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है एक तरीके से जो रॉ मटेरियल है ना उससे क्या कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू फिनिश गुड। तो वो क्या होती है हमारी सेकंड एक्टिविटी, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे हमारे चैप्टर के अंदर। देन हम देखेंगे हमारा ये जो सेकंड एक्टिविटी है ना उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्या है इंडस्ट्रियल लोकेशन को अफेक्ट करते हैं वो हम समझेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो वर्ल्ड वाइड है ना कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वो हम देखेंगे फटाफट से यहाँ पर। और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। और यहाँ पर क्या हमें मेजरली 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी के, कौन कौन से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फुटलूस इंडस्ट्री और हाईटेक इंडस्ट्रीज, ठीक है। और यहाँ पर क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम। यहाँ पर हम देखेंगे कि फुटलूस जो इंडस्ट्री है ना तो उसका नाम ऐसा क्यों दिया वो हम समझेंगे। और देन हम देखेंगे हाईटेक इंडस्ट्रीज कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। और यहाँ पर हम समझेंगे अबाउट द टर्म टेक्नोपोलिस। कौन से टर्म, टेक्नोपोलिस। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ आपको कौन कौन से यहाँ पर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस है ना सेकेंड एक्टिविटी की वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो फैक्टर्स है ना जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को अफेक्ट करते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है आपका। और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना उसके अंदर भी आपको क्या इन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया जाता है कि इसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। और क्लासिफिकेशन के अंदर मेजरली क्वेश्चन आता है अबाउट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड ऑनरशिप, ओके। और फुटलूस इंडस्ट्रीज पे इतना क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है आपका हाईटेक इंडस्ट्रीज। बच्चों इसके ऊपर हर एग्जाम में एक ना क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसके अंदर भी एक टर्म आती है टेक्नोपोलिस जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं हाईटेक इंडस्ट्रीज और टेक्नोपोलिस के अंदर, वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था हमारे चैप्टर का ओवरव्यू कि क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और किस तरह से वो क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे हमारे जो बोर्ड 2025 के क्वेश्चंस कि इस चैप्टर में से बोर्ड ने आखिर किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनको हम एनालाइज करते हैं फटाफट से। तो अगर हम सेट 1 की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑफ 1 मार्क। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है असर्शन और रीजनिंग वाला। क्या क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, they are assertion and reason, read both the statement carefully and choose the correct option। assertion क्या है हमारे पास, all manufacturing industries are associated with raw material, ठीक है। सेकंड हमें रीजन क्या दे रखा है, रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। तो ये क्या हमें असर्शन और रीजन दे रखे हैं और उनके बेसिस पे हमें क्या करना है, नीचे ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि क्या ये दोनों सही है, ठीक है, या दोनों ही गलत है, या ये जो रीज़न है वो क्या असर्शन का क्लियरली इसको क्लैरिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, एक सुटेबल या करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना है। और आता है तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। इसके अंदर हम CBSE के लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन है ना वो सभी हम सोल्व करेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज बनाऊंगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं क्वेश्चन को कि इस चैप्टर में से अभी इस साल बोर्ड ने कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं और किस तरीके से पूछे वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो समझ में आ गया कि यहाँ पर हमें असर्शन और रीजनिंग के बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, 2 हमें दे दिए और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, समझ में आ गया। देन हमसे पूछा गया यहाँ पर क्या, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑफ 5 मार्क। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमें, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो अभी मैंने आपको बताया था ना ओवरव्यू के अंदर कि आपका जो फैक्टर्स है ना जो क्या इंडस्ट्रियल लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, तो बच्चों उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर भी आया है ना
कि जो ट्रांसपोर्ट है उसका जो कोस्ट है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सो ये जो स्टेटमेंट इसे क्या करना है, हमें जस्टिफाई करना है और साथ ही साथ क्या करना है, हमें एग्जाम्पल भी देने हैं। तो आपको क्या उस टॉपिक पे से क्वेश्चन आया है इसके अंदर, ठीक है। और अगर हम सेट 2 और सेट 3 की बात करें ना, तो यहाँ पर पूछा गया हमसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑफ 5 मार्क। और क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे यहाँ पर, फर्स्ट पूछा गया है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी वही कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। और क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना कि हाईटेक इंडस्ट्रीज और टेक्नोपॉलिस के ऊपर क्वेश्चन बनता है हर साल, तो वही चीज़ पूछा गया है यहाँ पर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के फीचर के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर जो हाईटेक इंडस्ट्रीज है उनके भी फीचर्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ओके, समझ में आ गया। तो अब तक क्या कर लिया हमने, चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया और अभी जो लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम था उसके क्वेश्चन को भी हमने एनालाइज कर लिया। अब हम फाइनली करेंगे हमारे चैप्टर का रिविजन। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है, तो ये क्या होती है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, यानी बदलाव आता है। क्या आता है, फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज इनटू फिनिश गुड, यानी यहाँ पर क्या हमें कैसे हम कह सकते हैं कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है फ्रॉम रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, हमें नेचर से मिलता है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज इनटू फिनिश गुड, ठीक है। और ये जो फिनिश गुड है ना, उनकी क्या होती है, कंपेरेटिवली टू नेचुरल रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल, इनकी क्या होती है, ग्रेटर वैल्यू होती है, ठीक है, क्लियर है। और इसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर सभी चीज़ें आ जाती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। और अगर हम इन्हें इन पर्टिकुलर देखें तो इसके एग्जांपल क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जो कि बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी ऐसी एक्टिविटी जिसके रिटर्न में क्या हमें परफॉर्म करने पर मनी मिलता है। ऐसी और भी एक्टिविटीज़ होती है जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, सभी हम हमारे वीडियोस के अंदर एक एक करके कवर करेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज़ मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और अभी जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो उसका हम अच्छे से कवर करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है ना, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कभी भी पूछ लिया जाता है कि जो सेकेंडरी एक्टिविटी है ना उसकी इंपॉर्टेंस बताओ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख रखे हैं, तो आप क्या है इसको थोड़ा सा अगर एलोबरेट करके लिखोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। बस जब इसको आंसर में मेंशन करो ना तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देना इन कीवर्ड्स के नीचे, क्लियर है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये क्या करता है, स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो सेकंड एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज इनटू फिनिश गुड। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इससे क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और साथ ही साथ क्या है, कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो प्रोसेसिंग होती है वो किसके अंदर होती है, इंडस्ट्रीज के अंदर ही तो होती है ना। तो इस वजह से क्या है, ये क्या करता है, जो सेकेंडरी एक्टिविटी वो क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, समझ में आ गया। देन क्या होता है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, क्योंकि बहुत सारे जो लेबर्स हम कह सकते हैं या वर्कर्स कह सकते हैं, बहुत स्किल एंड अनस्किल, सभी को क्या देता है, ये एम्प्लॉयमेंट देता है, यानी रोजगार देता है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। थर्ड क्या हो गया, अर्बनाइजेशन, यानी जो इंडस्ट्रीज हम कह सकते हैं सेकेंड एक्टिविटीज है उससे क्या होता है, अर्बनाइजेशन होता है, ठीक है। देन क्या होता है, बूस्ट कंट्रीज एक्सपोर्ट, से क्या होता है, कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता है, यानी कंट्री जो अपना जो प्रोडक्ट है ना जो बाहर जो अदर कंट्री से उनको सेल करता है तो वो क्या होता है, इससे बूस्टअप होता है, यानी बढ़ता है। कि हमारी इंडस्ट्रीज अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा ना, हम ज़्यादा अदर कंट्रीज़ को सेल कर पाएंगे, तो इससे क्या होता है, जो एक्सपोर्ट है वो हमारा क्या होता है, बूस्ट होता है। देन आता है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी यहाँ पर क्या है, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है ना, तो सिर्फ वही नहीं कि हमने वो सिर्फ इंडस्ट्री सेटअप कर लिया और काम हो गया, उसके अलावा उसके इर्द गिर्द और भी चीज़ें हैं ना, उनका भी अगर हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल रोड, रेलवेज। तो कहने का मतलब उनके साथ साथ हमें ये जो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट भी हमें अदर चीज़ों का देखने को मिला है ना, तो उससे क्या होता है, ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। देन क्या आता है, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, एंड ऑब्वियसली इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे क्या करेगा, वो इंप्रूव करेगा, समझ में आ गया। तो सेकेंड एक्टिविटी क्या, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या होता है, हमें बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है फ्रॉम रॉ मटेरियल और नेचुरल रिसोर्सेज इनटू फिनिश गुड, जिनकी क्या होती है, कंपेरेटिवली टू दिस वन, जिसकी क्या होती है, ग्रेटर वैल्यू होती है। और इसके अंदर ये क्या करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और कहीं ना कहीं इसके चलते क्या होता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होता है, इंप्रूव होता है। नाउ हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्या इंडस्ट्रियल लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ पर 8 हमें हमारे जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, एक्सेस टू रॉ मटेरियल, लेबर,
पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट, कैपिटल, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इनको याद करना कभी कभी हेक्टिक हो जाता है, तो इसके लिए क्या मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, वो ध्यान से सुनना। क्या है यहाँ पर इनका जो फर्स्ट लेटर है ना, उससे मैंने ट्रिक बना रखी है, तो आप भी ऐसे इसको याद कर सकते हो। रियल लाइफ पीपल ट्राई मेकिंग कूल ग्रेट इंडस्ट्रीज। क्या है? रियल लाइफ पीपल ट्राई मेकिंग कूल ग्रेट इंडस्ट्रीज। यानी अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इनके फर्स्ट लेटर से याद करना है। आर से क्या हो गया? एक्सेस टू रॉ मटेरियल, एक्सेस टू लेबर सप्लाई, एक्सेस टू पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मार्केट आ गया यहाँ पर, एक्सेस टू मार्केट, देन एक्सेस टू कैपिटल, देन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इजी हो गया याद करना। कैसे याद करना है? रियल लाइफ पीपल ट्राई मेकिंग कूल ग्रेट इंडस्ट्रीज, रियल लाइफ पीपल ट्राई मेकिंग कूल ग्रेट इंडस्ट्रीज। ठीक है, कीप इन माइंड। नाउ हम फटाफट से इनको एक एक करके रिवाइज करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो है फैक्टर्स है और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर बताई गई है, उनको फटाफट से हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्या हमारा? एक्सेस टू रॉ मटेरियल, जिसे हम डिनोट करते हैं फ्रॉम द लेटर आर। ठीक है, अब क्या इसके अंदर? इंडस्ट्रीज दैट यूज बल्कि हैवी रॉ मटेरियल्स लाइक आयरन, कोल एक्सेट्रा प्रेफर टू बी क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्या ऐसे इंडस्ट्रीज जो क्या हैवी हम कह सकते हैं, या बल्कि जो रॉ मटेरियल होता है ना, यानी उनका जो रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री यूज़ कर रही है वो क्या बहुत भारी होता है, यानी भारी हम कह सकते हैं ऐसा रॉ मटेरियल क्या ऐसी इंडस्ट्रीज यूज़ कर रही है, जैसे आयरन, कोल, यानी ये क्या कंपेरेटिवली इनका जो रॉ मटेरियल है ना ऐसी इंडस्ट्रीज़ का, वो क्या होता है? भारी होता है। तो ऐसे बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल को यूज़ करने वाली इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है ना, जहाँ से वो निकल रहा है, वही उस जगह पर क्या है सेटअप होना प्रेफर करती है। क्यों करती है? जिससे क्या होता है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, वो क्या होता है? बच जाता है या रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो क्या है ऐसी इंडस्ट्रीज जो क्या हैवी या बल्कि रॉ मटेरियल यूज़ करती है, जैसे आयरन और कोल, तो वो क्या करती है? जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है ना, जहाँ से वो एक्चुअल में जो सोर्स या रॉ मटेरियल जो निकल रहा है ना, उनके सोर्स के पास ही क्या होती है? वो लोकेट होना प्रेफर करती है, जिससे क्या होता है? उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। समझ में आ गया? और इवन क्या है ऐसी इंडस्ट्रीज जो क्या करती है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को यूज़ करती है, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर कैन एक्सेट्रा, यानी जो एग्रीकल्चर या फार्म से जो भी प्रोडक्ट निकल रहे हैं या प्रोड्यूस निकल रहे हैं ना, उनको यूज़ करती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज भी क्या करती हैं? जो रॉ मटेरियल का जो सोर्स है ना, उसके पास ही लोकेट करना प्रेफर करती है। क्यों करती है? इससे क्या होता है? तो इससे क्या होता है, जो ये जो आइटम है ना पेरिशेबल नेचर के होते हैं, तो वो क्या होता है? इससे पेरिश नहीं होते, यानी ख़राब नहीं होते, क्योंकि जल्दी उनको यूज़ कर लिया जाएगा। और अगर जो इंडस्ट्रीज है वो क्या कहीं और दूर सेटअप हो गई, तो उससे क्या होगा? मेजरली चांसेस ये रहेंगे कि उसमें बहुत सारा सामान क्या होगा? ख़राब हो जाएगा। तो क्या है? ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ दीज आइटम्स, ये जो इंडस्ट्रीज है ना, वो क्या इनके पास ही क्या होती है? सोर्स के लोकेट होना प्रेफर करती है, जिससे क्या है ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाले आइटम्स है ना, वो भी ख़राब नहीं हो और फास्टली इनको क्या है प्रोसेस में लिया जा सके बाय दीज इंडस्ट्रीज। नाउ नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास क्या? एक्सेस टू लेबर सप्लाई, जिसे क्या हमने डिनोट करा फ्रॉम द कैपिटल लेटर एल। और इसके अंदर क्या है? स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी डेटरमाइंस इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट। अब इसमें क्या होगा? स्किल में आ गए जैसे टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स, और अनस्किल्ड वर्कफोर्स में आ गए जैसे फैक्ट्री वर्कर्स। तो इनकी अवेलेबिलिटी भी क्या करती है? जो फैक्ट्री प्लेसमेंट है या जो फैक्ट्री की जो लोकेशन है ना, उसे क्या करती है? वो डिटरमाइन करती है। तो कहने का मतलब जो इंडस्ट्रीज है ना, वो ऐसी जगह पर होना प्रेफर करती है जहाँ पर क्या उन्हें स्किल और अनस्किल्ड वर्कर क्या है इजीली मिल जाए। तो ऐसी जगह पे जो लेबर मिल गए ना उनको, चाहे वो स्किल हो या अनस्किल हो, अगर उनको वहाँ पर मिल गए तो वहाँ पर क्या है जो इंडस्ट्रीज है ना, वो क्या है लोकेट होना प्रेफर करती है। अब स्किल में कौन कौन आ गया? टेक्नीशियंस आ गए, इंजीनियर्स आ गए, जो क्या मेजरली जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ना उनके अंदर एम्प्लॉय करे जाते हैं। और अनस्किल्ड वर्कफोर्स में आ गए जैसे फैक्ट्री वर्कर्स। तो कहने का मतलब जो स्किल और अनस्किल्ड वर्कफोर्स की जो अवेलेबिलिटी है ना, वो भी क्या करती है? डिटरमाइन करती है किसको? इंडस्ट्री की प्लेसमेंट को, यानी इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड होगी, तो उसको भी क्या करता है? एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है। कौन? ये वाला फैक्टर कौन सा? एक्सेस टू लेबर सप्लाई। ठीक है, और क्या बोला गया इसके अंदर? डिस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन, क्या हो रहा है? स्टिल सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस रिक्वायर स्किल लेबर। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि डिस्पाइट क्या हो रखा है? अब जो मेजरली जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? मैकेनाइज हो रखा है और ऑटोमेटेड हो चुका है, यानी अब मेजरली जो काम है वो कौन कर रही है? मशीन्स कर रही है, या मशीनरी के थ्रू हो रहा है। बट स्टिल अभी भी क्या है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है ना कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर, वो स्टिल क्या रिक्वायर करता है? स्किल लेबर को रिक्वायर करता है। तो वही चीज़ इसके अंदर बोला गया है कि क्या है? डिस्पाइट इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन हमें देखने को मिला है, बट स्टिल कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐसी भी है जहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ गया ना? हमारा थर्ड फैक्टर आता है क्या? एक्सेस टू पावर सप्लाई, जिसे हमने डिनोट करा है फ्रॉम द कैपिटल लेटर P। ओके, अब इसके अंदर क्या बोला गया है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल एंड अफोर्डेबल सोर्स ऑफ पावर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कोल
ऑयल और गैस इज़ क्रूशल फॉर ऑपरेशन। यानी जो इंडस्ट्रीज़ है ना, या जो हम कह सकते हैं जो फैक्ट्रीज है ना, उनके ऑपरेशन के लिए क्या है, जो पावर सप्लाई की जो अवेलेबिलिटी है ना, वो क्या एक बहुत ज़्यादा क्रूशल या एक वाइटल कह सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन? पावर सप्लाई की अवेलेबिलिटी। यानी क्या है, जो अब आपको पता है सारा काम मैकेनाइज हो रखा है, तो मशीन किससे चलेगी? पावर तो चाहिए होगी ना। तो वही चीज़ कि क्या है, जो पावर सप्लाई है ना, उसकी अवेलेबिलिटी या उसके एक्सेस भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट या एक क्रूशल रोल प्ले करती है फॉर द ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर पावर के सोर्सेज कैसे आ गए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कोल, ऑयल और गैस। तो ये सब क्या है, जो सोर्सेज ऑफ पावर। तो कहने का मतलब उनका एक्सेस और उनकी अवेलेबिलिटी भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट या एक क्रूशल रोल प्ले करती है फॉर द ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, और क्या है, करंटली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और अगर हम करंटली बात करें तो अभी एनर्जी का मेन सोर्स कौन है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम। ओके, कीप इन माइंड। देन क्या बोला गया इसके अंदर, पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लाइक एल्यूमिनियम और स्टील प्लांट डिपेंड हैविली ऑन दिस फैक्टर। और क्या है, पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। इंटेंसिव का मतलब किसी भी चीज़ को क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके अंदर क्या है, पावर की बहुत ज़्यादा नीड होती है, जैसे एल्यूमिनियम और स्टील प्लांट, तो वो क्या होती है, हैविली डिपेंड करती है ऑन दिस फैक्टर। यानी एल्यूमिनियम और जो स्टील प्लांट्स वगैरह है ना, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इस वाले फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। कौन सा? एक्सेस टू पावर सप्लाई। यानी जो पावर सप्लाई है ना, उसका एक्सेस चाहिए ही चाहिए इन इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास क्या, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, जिसे हमने डिनोट करा फ्रॉम द कैपिटल लेटर T। ओके, अब इसके अंदर क्या बोला गया है, सो एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स जैसे रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि जो इवन जो ट्रांसपोर्टेशन का जो फैसिलिटीज़ का एक्सेस है ना, वो भी क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। कैसे? कि क्या है, जो एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जैसे रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट, ये भी क्या एसेंशियल होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि क्या जो रॉ मटेरियल है ना, उनकी क्या फैक्ट्रीज तक क्या है, उनकी टाइमली डिलीवरी हो सके, और साथ ही साथ जो फैक्ट्री से जो फिनिश गुड बने ना, तो उनकी टाइमली डिलीवरी हो सके, कहाँ पर, एरियाज़ के अंदर जहाँ पर इनको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या एक इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले करा, ट्रांसपोर्टेशन जो नेटवर्क है ना, उन्होंने करा, जैसे रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स। तो उनका अच्छा होना या उनका एक्सेस होना भी क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। समझ में आ गया? एज मॉडर्न इंडस्ट्रीज डिपेंड हैविली ऑन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, thus इट्स इम्प्रूवमेंट लेड टू इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि अभी जो मॉडर्न इंडस्ट्री है ना, वो क्या बहुत ज़्यादा या हैविली डिपेंड करती है ऑन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसी वजह से अगर ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, अगर इनका इंप्रूवमेंट होगा तो इससे क्या होगा, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। समझ में आया कि क्या हुआ, इंटीग्रेटेड क्यों बोला यहाँ पर, कि अगर क्या करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे ना, तो इससे क्या हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो नेटवर्क है ना, वो तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, बट साथ ही साथ क्या हमारी जो इंडस्ट्रीज है ना, वो भी क्या इस पर बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंड कर रही है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूवमेंट हुआ ना, या उसके अंदर कुछ भी पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिला ना, तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ का जो नेटवर्क है ना, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, या उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो भी क्या होगा, फास्टर वे में होने लग जाएगा, जिससे क्या होगा, उसका कंट्रीब्यूशन हमें क्या देखने को मिलता है, जीडीपी में देखने को मिलता है ना, इंडस्ट्रीज़ को देखने को मिलता है ना। तो कहने का मतलब कि अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला ना, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या होगा, वो क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी क्या करेगा, फेवर करेगा। सो हियर बाई से क्या होगा, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो वही बात इसके अंदर बोला गया है कि अभी जो मॉडर्न इंडस्ट्री है ना, वो क्या हैविली डिपेंड करती है ऑन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और इसी वजह से अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में या ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में अगर हमें कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिला ना, तो इससे क्या होगा, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास कौन सा, एक्सेस टू मार्केट, जिसे हमने डिनोट करा है फ्रॉम द कैपिटल लेटर M। अब इसके अंदर क्या है, इंडस्ट्रीज टेंड टू लोकेट नियर अर्बन एरियाज और रीजन विथ हाई डिमांड। और ऐसा क्यों है, टू सेव ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड रेस्पॉन्ड क्विकली टू कंज्यूमर नीड। तो क्या बोला गया इसके अंदर की जो इंडस्ट्रीज है ना, वो क्या ऐसी जगह पे लोकेट होना प्रेफर करती है जहाँ पर क्या है, अर्बन एरिया मिल गया, या ऐसी जगह जहाँ पर क्या है, हाई डिमांड है, तो वहाँ पर क्या है, ऐसी जगह पे लोकेट करना प्रेफर करती है कौन, इंडस्ट्रीज। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे बच्चों कोई ना कोई रीज़न होता है। तो इसके होने के पीछे का रीज़न ये है कि इससे क्या होता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, यानी अर्बन एरियाज़ के पास ही ना, और अर्बन एरियाज़ में से क्या हो रही है, मेजरली डिमांड आ रही है ना, तो इससे क्या होता है, सप्लाई करने में क्या उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, वो क्या है, बढ़
जाता है या रिड्यूस हो जाता है। ओके, और साथ ही साथ वो क्या है, क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं किसको, जो कंज्यूमर नीड्स आ रही है ना अर्बन एरियाज में या ऐसे रीजन जहाँ पर क्या हाई डिमांड है, तो वहाँ पर क्या है वो क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। यानी जैसे डिमांड आई ना, तो वहाँ से जैसे जो फिनिश गुड बना तो उसकी क्या है क्विकली सप्लाई कर दी जाएगी टू दीज एरियाज। कौन कौन से एरिया, यानी अर्बन एरियाज यानी शहरी इलाका हो गया, और साथ ही साथ ऐसी जगह जहाँ पर क्या है हाई डिमांड आ रही है लोगों की फॉर द प्रोडक्ट्स जो क्या है इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है। तो क्या हुआ, ऐसी जगह पे जहाँ पर क्या अर्बन एरिया से और ऐसी जगह जहाँ पर क्या है हाई डिमांड है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, ऐसी जगह पे क्या इंडस्ट्रीज लोकेट होना प्रेफर करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि वो क्या करता है उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या कर देगा, बचा लेगा, और साथ ही साथ वो क्या है इसकी वजह से क्या कर पाएगी, जो कंज्यूमर नीड्स है ना उनके ऊपर क्या है क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाएगी। समझ में आ गया। देन आता है क्या, मार्केट्स कैन बी लार्ज और स्मॉल। आपके जो मार्केट है ना वो क्या दोनों तरीके के हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। तो जो लार्ज मार्केट है ना वो कहाँ पे पाए जाएंगे, सो लार्ज ग्लोबल मार्केट्स आर फाउंड इन डेवलप एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। कहाँ पे पाए जाएंगे, या तो डेवलप जगह पे या डेवलप रीजन में, जैसे डेवलप कंट्रीज होती है ना यूएस वगैरह, तो डेवलप रीजन्स या कंट्रीज में पाए जाएंगे। और ऐसी जगह जहाँ पर क्या डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, जैसे अगर हमारे इंडिया की बात कर ले, तो कहने का मतलब जो लार्ज ग्लोबल मार्केट है ना वो पाए जाएंगे डेवलप और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन के अंदर। और वही जो स्मॉल जो मार्केट है ना वो पाए जाएंगे रिमोट एरियाज के अंदर, हैविंग अ फ्यू पीपल हैव स्मॉलर मार्केट। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि जो स्मॉल मार्केट है ना वो रिमोट एरियाज में पाए जाएंगे, यानी जो आउटस्कर्ट्स वाले एरियाज आ गए ना, ये हम कह सकते हैं, या ऐसी जगह जिसकी क्या इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऐसी जगह पे क्या है जो कम पीपल पाए जाते हैं, और हियर बाय उनका क्या होता है स्मॉलर मार्केट हमें देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो मार्केट है वो दो तरीके के होते हैं, लार्ज और स्मॉल। ये क्या होता है डेवलप और डेंसली रीजन में पाए जाते हैं, और ये क्या है रिमोट एरियाज में पाए जाते हैं जिसमें कम लोग होते हैं, और हियर बाय हमें क्या यहाँ पर स्मॉलर मार्केट देखने को मिलता है। ओके, समझ में आ गया ना। हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है कौन सा, एक्सेस टू कैपिटल, जिसे हमने डिनोट करा फ्रॉम द कैपिटल लेटर सी। अब इसके अंदर पॉइंट क्या लिखा है, इंडस्ट्रीज रिक्वायर मनी फॉर लैंड, मशीनरी, लेबर एंड रॉ मटेरियल। तो जो मनी है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, फॉर लैंड, मशीनरी, लेबर एंड रॉ मटेरियल। और क्या बोला गया इसके अंदर, अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और क्या है ऐसी जगह जहाँ पर क्या बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्या अवेलेबिलिटी मिल जाती है, तो वो क्या करता है इन सम वे और दी अदर क्या करता है सपोर्ट करता है किसको, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्टर आता है क्या हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसे हमने डिनोट करा फ्रॉम द कैपिटल लेटर जी। अब इसके अंदर क्या बोला गया, इसके अंदर गवर्नमेंट में प्रोवाइड सब्सिडीज, टैक्स एग्जेम्पशंस और डेवलप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और ऐसा क्यों करती है, टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो क्या जो गवर्नमेंट है ना वो क्या करती है सब्सिडीज देती है, ठीक है, टैक्स एग्जेम्पशंस देती है यानी टैक्स वगैरह में छूट दे देती है, और क्या करती है वो साथ ही साथ इकोनॉमिक जोन्स डेवलप कर देती है, यानी उसको हम बोलते हैं सेस। तो वो क्या करती है एक स्पेशल इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो क्या है एक स्पेशल जोन बना देती है, स्पेशली फॉर द फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट आता है ना या फॉरेन कंपनीज आती है ना, तो उनके लिए क्या है सेस बना देती है कौन, गवर्नमेंट, जिससे क्या है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाता है जहाँ पर क्या है जो बाहर की जो कंट्रीज है ना वो क्या उनका इन्वेस्टमेंट उस जोन में आकर करती है। तो इससे क्या है एक तरह से इंटरनेशनल इंटरेक्शन बढ़ता है। तो क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रमोट करने के लिए क्या करती है वो सब्सिडीज देती है, टैक्स एग्जेम्पशंस देती है यानी टैक्स वगैरह में छूट देती है, और क्या करती है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को क्या करती है डेवलप करती है, जिससे क्या होता है या जिसके पीछे का मोटिव क्या होता है, टू बूस्ट एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिससे क्या है जो है ना कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े कंट्री के अंदर, और साथ ही साथ क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। और कहाँ पर बढ़ेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वाले एरिया के अंदर क्या बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट क्या बनाती है ये क्या डेवलप करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो वहाँ पर क्या आएगा ऐसी रीजन के अंदर या ऐसे जोन्स के अंदर क्या आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसी वजह से क्या है गवर्नमेंट का प्रोवाइड करती है सब्सिडीज, टैक्स एग्जेम्पशंस, और क्या करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती है टू बूस्ट एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया। और क्या बोला गया इसके अंदर, रीजनल पॉलिसीज मेड बाय गवर्नमेंट आर इम्पोर्टेंट टू प्रमोट बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्या है जो बात आती है कि जो डेवलपमेंट है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो क्या होना चाहिए, बैलेंस मैनर में होना चाहिए, यानी जो सब जगह है ना वहाँ पर क्या हो डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि कोई जगह जो बिल्कुल ज़्यादा ही डेवलप हो गई और उसके कंट्रास्ट में ऐसी जगह जहाँ पर हमें कोई डेवलपमेंट देखने को ही नहीं मिला, वो बिल्कुल एकदम रिमोट एरिया के जैसे लग रहा है वो जगह, तो ऐसा नहीं है। अगर सही मायने में अगर हम डेवलपमेंट देखें ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो क्या सब जगह एक जैसा होना चाहिए, यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना वो हर जगह हमें देखने को मिले कंट्री के हर पार्ट में या हर एरिया के अंदर। ओके,
तो ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए या जो बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट क्या बनाती है, रीजनल पॉलिसीज़ बनाती है। और ये क्या है, कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। रीजनल पॉलिसी का मतलब कि क्या है, जो बैकवर्ड एरियाज है ना, उनके अंदर क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए क्या इंसेंटिव देती है। जैसे पावर सप्लाई का दे दिया, ठीक है, या टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया, यानी टैक्स वगैरह में छूट वगैरह दे दी, या पावर सप्लाई में भी क्या दे दी उनको किसी ना किसी तरीके की रिबेट या कंसेशन दे दिया। तो जिससे क्या हो, जो बैकवर्ड एरियाज है ना उनके अंदर भी क्या इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप हो, और वहाँ पर भी क्या हो साइमल्टेनियसली उन रीजन के साथ साथ ये जो बैकवर्ड रीजन है ना वहाँ पर भी क्या हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो वही क्या होता है, गवर्नमेंट का मोटिव होता है। और इस मोटिव को फुलफिल करने के लिए क्या गवर्नमेंट क्या बनाती है, रीजनल पॉलिसी बनाती है, जो क्या है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू प्रमोट बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ में आ गया। नाउ लास्ट आता है हमारे पास कौन सा फैक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे हमने नोट करा है फ्रॉम द कैपिटल लेटर आई। और क्या इसके अंदर बेसिक फैसिलिटीज लाइक वाटर, roads, communication, storage and waste disposal systems are crucial for efficient industrial operation। तो क्या बोला गया इसके अंदर की बेसिक फैसिलिटीज जैसे वाटर, रोड्स, कम्युनिकेशन, स्टोरेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना क्या कहीं ना कहीं एक क्रूशल या एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द एफिशिएंट इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। जिससे क्या है जो इंडस्ट्रीज है ना वो क्या अच्छे से किसी भी एरिया के अंदर सेटअप हो सके और एफिशिएंटली वर्क कर सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके तो जितने भी फैक्टर्स अभी तक हमने पढ़े तो उनकी अवेलेबिलिटी अगर इंडस्ट्रीज को मिल जाती है ना तो वो क्या एफिशिएंटली उनका वर्क करने लग जाती है। तो इसी वजह से ये सारे फैक्टर्स क्या इंडस्ट्रीज के प्लेसमेंट में क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। नाउ आता है हमारा क्या इंडस्ट्रियल रीजन, यानी वर्ल्ड वाइड कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। फर्स्ट वन क्या बोला गया इसके अंदर, फॉर्म्ड वेयर मल्टीपल फैक्टर्स फेवर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और क्या ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है ना वर्ल्ड वाइड वो क्या है ऐसी जगह पर फॉर्म्ड होते हैं या ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर क्या मल्टीपल फैक्टर्स क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उसे क्या करते हैं, फेवर करते हैं। यानी जो फैक्टर्स अभी हमने पढ़े ना तो यही जो मल्टीपल फैक्टर्स है वो क्या अगर किसी जगह पर मिल रहा है, यानी जहाँ पर क्या एक्सेस टू कैपिटल मिल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल गया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी मिल गई, ठीक है, रॉ मटेरियल का एक्सेस मिल गया, एक्सेस टू मार्केट मिल गया। तो ऐसी जगह जहाँ पर क्या मल्टीपल फैक्टर्स मिल गए ना तो वो क्या है कहीं ना कहीं क्या करेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को क्या करेगा, वो फेवर करेगा। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया इसके अंदर, ग्लोबल मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स आर, यानी ग्लोबली या हम वर्ल्ड वाइड देखें ना तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं, तो वो है नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। कौन कौन से, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए यानी जो यूएसए है ना उसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया, ठीक है, यूरोप का वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट हो गया, यानी जो यूएसए है ना उसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया, यूरोप का सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट हो गया, ठीक है, और ईस्टर्न जो एशिया है ना तो ये सभी क्या है ग्लोबल मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। यानी वर्ल्ड वाइड देखा जाए ना तो ये क्या है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन से वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें। ओके समझ में आ गया। कौन कौन से, तीन जो है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। ओके कीप इन माइंड। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है हमारा टाइप ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो क्या कर लिया हमने, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है वो समझ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए, ठीक है, कौन कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन है वर्ल्ड वाइड को वो समझ लिया, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट पर असर डालते हैं या इम्पैक्ट करते हैं वो हमने समझ लिया। अब फाइनली हम देखेंगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के टाइप। तो मैंने आपको बताया था हमें क्या यहाँ पर मेजरली 3 टाइप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक देखने को मिलता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देन आता है क्या फुटलूस इंडस्ट्री, एंड उसके बाद आता है कौन सा, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री या हाईटेक इंडस्ट्री। सभी को एक एक करके पढ़ेंगे और सबसे पहले हम कवर करेंगे क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके बारे में हम समझेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है और इसके क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन हमें फर्दर देखने को मिलते हैं। तो सभी चीज़ें हम अच्छे से यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझना। क्या इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अब ये क्या होता है, तो ये क्या करता है, it converts raw material into usable products through mechanical और chemical processes। तो क्या करता है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स या यूजेबल प्रोडक्ट। और कैसे करता है, थ्रू मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस। यानी कहने का मतलब आसान भाषा में यहाँ पर क्या होता है, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल को क्या है कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू यूजेबल प्रोडक्ट और फिनिश गुड्स। ओके समझ में आ गया। एग्जाम्पल क्या इसके, मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम कॉटन और कार फ्रॉम मेटल पार्ट्स। यानी ये क्या है, रॉ मटेरियल कॉटन और मेटल पार्ट्स और उसको क्या है थ्रू मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस। यहाँ पर तो मैकेनिकल ही है बट बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या है थ्रू मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस यहाँ पर क्या होता है, ये जो यूजेबल प्रोडक्ट है ना वो क्या है बनाए जाते हैं, जैसे मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन एंड मैन्युफैक्चरिंग कार्स फ्रॉम मेटल
पार्ट्स। नाम हम देखेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम फटाफट से यहाँ पर रिवाइज करते हैं। क्या क्या यहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, या यहाँ पर क्या होते हैं लार्ज इन्वेस्टमेंट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन, और क्या है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी लार्ज स्केल पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। तो यहाँ पर क्या होगा, सारा वर्क क्या होगा, मैकेनाइज होगा और ऑटोमेटेड होगा, यानी यहाँ पर क्या है मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन। देन आता है क्या, मास प्रोडक्शन, यानी बहुत सारे अमाउंट में क्या होता है प्रोडक्शन होता है ना, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करे जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मास प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, यानी बहुत सारे आइटम्स का क्या है यहाँ पर हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है। देन आता है क्या, अर्बन सेंट्रिक, यानी यहाँ पर ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ना, इनका मेन फोकस या इनका टारगेटेड एरिया कौन होता है, अर्बन एरियाज, या ऐसे रीजन जहाँ पर क्या होता है डेंसली जो पॉपुलेटेड रीजन होता है, तो वो क्या होता है इनका टारगेटेड एरिया होता है। तो इसी वजह से ये जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, वो क्या होती है, अर्बन सेंट्रिक होती है। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, और ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, बल्क में सारा आइटम बना रही है, मास प्रोडक्शन कर रही है, तो ये क्या होती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है, यानी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है ना, जो डोमेस्टिक सप्लाई करने के बावजूद भी ये बना के रखती है, तो वो क्या करा जाता है, एक्सपोर्ट करा जाता है फ्रॉम द कंट्री। ओके, देन क्या आता है, स्पेशलाइज वर्क, यानी यहाँ पर क्या होता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं है कि जिसको मिल रहा है वो वर्क कर लिया, नहीं, यहाँ पर क्या है हर पर्सन को क्या है उनकी स्किल के हिसाब से क्या है यहाँ पर स्पेशलाइज वर्क दिया जाता है, यानी जिसकी जहाँ पर स्पेशलिटी, जिसकी जहाँ पर जो है जिस स्किल के अंदर वो पर्सन अच्छा है, जहाँ पर उसकी स्पेशलिटी है, वहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली उस पर्सन को क्या है यहाँ पर वर्क अलॉट करा जाएगा, यानी स्पेशलाइज वर्क होता है यहाँ पर, यानी जहाँ पर जिसकी स्पेशलिटी वहाँ पर उसको वो वाला काम दिया जाएगा अंडर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। देन आता है क्या यहाँ पर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर क्या है जो प्रोडक्ट है ना वो क्या सेम तरीके से बनाए जाएंगे, यानी सेम क्वालिटी के सारे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा बना दिया कुछ कैसा, जैसे अगर हाथ से बनाते हैं ना थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, बट यहाँ पर क्या सारा काम मशीनरी के थ्रू हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या बनते हैं स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं, यानी एक जैसे प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या हमें स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं जिनकी क्या सेम साइज़ है, ठीक है, सेम क्वांटिटी में जो भी चीज़ें बन रही है तो सेम साइज़ सेम कलर, तो ऐसा सारा आइटम स्टैंडर्डाइज जो प्रोडक्ट है वो क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देन क्या होता है यहाँ पर बोथ स्किल एंड अनस्किल लेबर, यानी यहाँ पर क्या होता है दोनों ही लेबर का नीड होता है, स्किल का भी और अनस्किल का भी। अनस्किल में कौन आ गया, फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है, जो नॉर्मल काम करने वाले जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं वो, और स्किल्स में आ गए जैसे टेक्नीशियंस, ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ना, तो उन दोनों का ही क्या होता है यहाँ पर रिक्वायरमेंट देखने को मिलता है, यानी दोनों ही तरीके का वर्कफोर्स या लेबर का यहाँ पर नीड होता है। बोथ स्किल एंड अनस्किल लेबर आर नीडेड ओवर हियर। ओके, तो ये क्या हो गए कैरेक्टरिस्टिक हो गए ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आपसे पूछा जाता है और अभी पूछा भी गया है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इस वजह से क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, ठीक है। और क्या आता है फिर, देन हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर क्या है ऑन द बेसिस ऑफ 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना इन्हें क्या है क्लासीफाई करा गया है। सो क्या है वो बेस्ड ऑन साइज, इनपुट या रॉ मटेरियल, आउटपुट और प्रोडक्ट और ऑनरशिप। तो क्या ये जो 4 है ना कैरेक्टरिस्टिक, इनके अकॉर्डिंगली या इनके बेसिस पे क्या है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना उन्हें क्या है क्लासीफाई करा गया है। सभी को एक एक करके अच्छे से फटाफट से रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारे पास क्या बेस्ड ऑन साइज, यानी यहाँ पर क्या फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि बेस्ड ऑन साइज यहाँ पर किस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना उनको क्या है क्लासीफाई करा गया है। अब यहाँ पर टर्म आती है क्या साइज, यानी बोला ना यहाँ पर कि 4 कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से यहाँ पर क्या है क्लासीफाई करा गया है। तो फर्स्ट क्या आ गया यहाँ पर बेस्ड ऑन साइज। अब साइज का मतलब क्या कि यहाँ पर किस बेसिस पे करा गया है, तो साइज बोला गया है, पर साइज के अंदर एक्चुअल में लिया क्या गया है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है बेस्ड ऑन साइज, यहाँ पर किस बेसिस पे क्लासीफाई करा गया है, तो वो करा गया है ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फर्स्ट ये आ गया। सेकंड आता है क्या नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय, यानी कितने लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉय करा गया है, कितने लोगों को यहाँ पर काम पे रखा गया है उस पर डिपेंड करता है। और थर्ड करता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कितना वॉल्यूम में यहाँ पर क्या प्रोडक्शन देखने को मिला है। यानी जो साइज की अगर हम बात कर रहे हैं ना तो यहाँ पर 3 बातों को कंसिडर करा जा रहा है। कौन कौन सी, कि यहाँ पर कितना जो है ना अमाउंट इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करा जा रहा है या कितना कैपिटल यहाँ पर इन्वेस्ट करा जा रहा है, ठीक है, तो वो हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आता है यहाँ पर कि कितने लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉय करा जा रहा है या कितने लोगों को यहाँ पर काम पर रखा जा रहा है, सेकंड वो हो गया। और थर्ड आता है यहाँ पर क्या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी यहाँ पर जिन इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है ना तो वो कितना हो रहा है, थोड़ा हो रहा है,
ठीक है, थोड़ा उससे ज़्यादा हो रहा है या बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस पर भी डिपेंड करा जाता है ये वाला जो बेसिस है ना उसके अंदर। तो क्या 3 पॉइंट्स के ऊपर क्या है, ये जो साइज़ के बेसिस पे क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्या है क्लासीफाई करा गया है। अब वो कौन कौन सी है उसके हम फटाफट से बात करते हैं। नाउ बेस्ड ऑन साइज हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना वो क्या 3 पार्ट में कैटेगराइज होती है फर्दर। क्या क्या है वो, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, देन आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और देन आता है क्या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सभी को एक एक करके फटाफट से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। अब ये क्या है, सिंपल एंड स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें ना तो उसमें सबसे सिंपल और स्मॉलेस्ट यूनिट है कौन, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। ओके, और अगर इसके हम डिस्क्रिप्शन की बात करें ना कि इन 2 to 3 पॉइंट्स इसके बारे में अगर हम बात करें कि एक्चुअली ये होती क्या है, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है कि ये क्या करी जाती है, होम के अंदर ही यानी घर के अंदर ही ये वाली जो इंडस्ट्री है ना वो क्या सेटअप करी जाती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स और पार्ट टाइम लेबर, यानी यहाँ पर क्या होता है बेसिकली मैनुअल वर्क होता है, यानी हाथ से सारा काम होता है। तो ये जो हाथ से जो काम करा जा रहा है ना तो इसे करता कौन है, तो इसे करते हैं फैमिली मेंबर्स और पार्ट टाइम लेबर। यानी क्या होता है बेसिकली ये क्या है, घर के अंदर ही किसी कमरे के अंदर एक छोटी सी इंडस्ट्री शुरू कर दी, क्या नाम है उसका, या तो कॉटेज इंडस्ट्री बोल दो या हाउस होल्ड इंडस्ट्री बोल दो, और उसके अंदर क्या करा जाता है, साथ में क्या करा जाता है मैनुअल वर्क करा जाता है। और कौन करता है उसको, या तो फैमिली मेंबर करते हैं या पार्ट टाइम क्या है कुछ कुछ लेबर करते हैं, पर इतने ज़्यादा लेबर यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं करे जाते हैं। हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो 1-2 लगा दिया। और यहाँ पर क्या होता है, लोकल रॉ मटेरियल्स का यूज़ होता है, यानी जो लोकली जो रॉ मटेरियल मिल रहा है ना उनका ही यहाँ पर यूज़ होता है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, हैंडमेड गुड्स बनाए जाते हैं विद सिंपल टूल, यानी यहाँ पर क्या ऐसे कोई बड़ी बड़ी मशीनरी का यूज़ यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, हैंडमेड गुड्स बनाए जाते हैं, क्योंकि कमरे के अंदर बनाया जा रहा है, घर के अंदर बनाया जा रहा है और मैनुअल वर्क हो रहा है, तो क्या बनाया जाएगा यहाँ पर हैंडमेड गुड्स। ठीक है, और कैसे बनाए जाएंगे, विद सिंपल टूल्स। समझ में आ गया। देन क्या होता है, यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स एंड टेक्निक्स, और यहाँ पर क्या होता है बेसिकली जो ट्रेडिशनल स्किल्स और टेक्निक्स है ना उनका यहाँ पर यूज़ देखने को हमें मिलता है। ओके, तो ये था हमारा जो कॉटन इंडस्ट्री उसका छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन। उसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं फटाफट से कि इसके एग्जांपल क्या क्या है। तो इसमें आ जाता है जैसे पॉटरी, ठीक है, कारपेट वीविंग, बास्केट मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड स्टिचिंग एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गई, एग्जाम्पल हो गए ऑफ कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। समझ में आ गया। अब हमारी जो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है ना, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसके हम फटाफट से बात करते हैं। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से याद रखना कि हमारी जो कॉटेज और ये जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री है ना ये क्या करता है, प्रिजर्व करता है हमारा ट्रेडिशनल स्किल, क्योंकि क्या है हर रीजन की क्या होती है, कुछ ना कुछ रीजनल स्पेशलिटी होती है ना। तो इससे क्या हुआ, तो इससे वजह से ये वाली जो इंडस्ट्री है ना कॉटेज इंडस्ट्री, तो ये क्या करता है, जो ट्रेडिशनल स्किल्स है ना उन्हें क्या करता है, प्रिजर्व करता है। यानी हर रीजन के हिसाब से क्या अंदर अंदर घर के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी जो इंडस्ट्री सेटअप होती है और लोग क्या उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से क्या करते हैं, उसके अंदर काम करते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, हमें प्रिजर्वेशन देखने को मिला ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स। ओके, देन क्या है, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, और साथ ही साथ रूरल एरिया यानी गाँव के अंदर क्या है, ये वाला जो इंडस्ट्री है ना वो क्या है, लोगों को रोजगार देता है, यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है या एम्प्लॉयमेंट देता है। देन क्या आता है, हेल्प्स इन कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन, और मैंने बताया हर रीजन की क्या होती है, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, तो उसके प्रिजर्वेशन में भी क्या है, ये वाला इंडस्ट्री क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि हर रीजन का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी हुआ तो उसी वजह से उनके कल्चर के हिसाब से लोग क्या करते हैं, अपनी जगह पे अंदर सेटअप कराना, तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं, उसकी स्पेशलिटी के हिसाब से, रीजन के हिसाब से अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हैंस ये क्या करता है, ये वाला इंडस्ट्री लोगों की ट्रेडिशनल स्किल्स और उनके कल्चरल हेरिटेज को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, और साथ ही साथ उनको क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, यानी रोजगार देता है। समझ में आ गया। देन इसके चैलेंजेस की बात करते हैं कि ये वाली जो इंडस्ट्री है ना इसे कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने को पड़ते हैं। अब इसके अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या हमें 2 पॉइंट देखने को मिल रहा है। फर्स्ट क्या है, कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीप मशीन मेड गुड्स, और आपको पता होगा कि क्या होता है कि जो हाथ से बने हुए सामान आते हैं ना वो थोड़े मशीन मेड जो गुड्स है उनसे थोड़े महंगे पड़ते हैं। तो वही चीज़ कि अब ये वाले जो है ना इंडस्ट्री, यहाँ पर क्या होती है, बेसिकली सारा काम हाथ से होता है, मैनुअल वर्क होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, जो हैंडमेड गुड्स बनते हैं ना तो वो क्या है, मशीन मेड गुड्स से क्या होते हैं, थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। तो वही चीज़ कि ये वाले जो गुड्स है ना इन्हें क्या है, कंपटीशन फेस करना पड़ता है फ्रॉम चीप मशीन मेड गुड्स, जो क्या है इनके कंपेरेटिवली थोड़े सस्ते पड़ते हैं या चीप पड़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। और अब क्या है, जो मॉडर्न मार्केटिंग हो रही है ना, टीवी वगैरह में एड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, जो मार्केटिंग हो रही है, एडवर्टीजमेंट वगैरह आते हैं, तो वो क्या है इस वाली इंडस्ट्री के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स होती है उनका हमें प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है,
बट ऐसा इस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट के लिए नहीं होता है। सो वही चीज़ कि यहाँ पर क्या होता है, ये वाली इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, लैक ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग होता है और इन्हें क्या है, जो चीप मशीनमेड गुड्स है ना, उनसे क्या इन्हें कॉम्पिटिशन फेस करने को पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हैंडमेड गुड्स बनते हैं और वो क्या है, इनके कंपेरेटिवली थोड़े क्या है, कॉस्टली पड़ते हैं। तो ये क्या हो गया चैलेंजेस की बात। ओके, नाउ आता है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब ये क्या है, डिफर्स फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज बाय इट्स प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर। तो क्या है, हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, वो क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री से क्या है, थोड़ी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमें डिफरेंस देखने को मिलता है बिटवीन द टू इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी जो प्रोडक्ट है ना, उसको बनाने की टेक्निक में और कहाँ पर वो जो प्रोडक्ट है उसे मैन्युफैक्चर करा जा रहा है, तो उनके अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। दैट्स वाई द डिफरेंस है ना, वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिटवीन द कॉटेज इंडस्ट्रीज। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि क्या दोनों की प्रोडक्शन टेक्निक और प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर में क्या है, डिफरेंस है। समझ में आ गया? अब फटाफट से देख लेते हैं कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर होता क्या है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि इसके अंदर क्या होता है, हमें मॉडरेट इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, यानी ठीक ठाक मॉडरेट हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, ठीक ठाक मॉडरेट मीडियम हमें क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, देन आता है यहाँ पर स्मॉल वर्कफोर्स, यानी यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल वर्कफोर्स को क्या है यहाँ पर एम्प्लॉय करा जाता है और वो क्या है 50 पीपल से क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, यानी 50 लोगों से कम यहाँ पर जो वर्कफोर्स है ना, उन्हें क्या है यहाँ पर एम्प्लॉय करा जाता है, यानी स्मॉल वर्कफोर्स यहाँ पर एम्प्लॉय करी जाती है। ठीक है, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर क्या है, फैमिली मेम्बर्स मेजरली काम कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या है, स्मॉल वर्कफोर्स को क्या है यहाँ पर एम्प्लॉय करा जाता है और वो क्या है, ऑफन क्या होते हैं, 50 पीपल से कम होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, मॉडरेट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल फैक्ट्रीज और वर्कशॉप के अंदर क्या है, ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, उसे सेटअप करा जाता है। बट वहीं अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर क्या था, मेजरली घर के अंदर ही क्या है, इंडस्ट्री को सेटअप करा जा रहा था। पर यहाँ पर क्या है, जो स्मॉल फैक्ट्रीज और वर्कशॉप के अंदर क्या है, ये वाली इंडस्ट्री को क्या है, सेटअप करा जा रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही का यूज़ होता है, यानी यहाँ पर हैंड टूल्स का भी यूज़ होता है और सिंपल मशीनरी का भी यूज़ होता है। और सिंपल मशीनरी का मतलब यहाँ पर क्या है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन होता है, मतलब यानी यहाँ पर क्या है, दोनों का ही यूज़ होता है। यानी यहाँ पर हैंड टूल्स यानी जो हाथ के छोटे मोटे जो टूल्स होते हैं ना, उनका भी यूज़ होता है और साथ ही साथ जो सिंपल मशीनरी है, जो क्या है छोटी मोटी मशीनरी होती है, जिन्हें क्या है मेन ही ऑपरेट करते हैं, तो उनका यहाँ पर यूज़ हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करता है, सर्व करता है लोकल और रीजनल मार्केट, यानी आसपास का जो मार्केट है ना छोटा मोटा, उसे क्या करता है, ये सर्व करता है। कौन? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, देन आता है क्या, लो पावर एंड लैंड रिक्वायरमेंट। और यहाँ पर क्या होता है, इतनी ज़्यादा पावर जो सप्लाई होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उनकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है और साथ ही साथ यहाँ पर लैंड रिक्वायरमेंट भी क्या है, इतनी नहीं होती है। यानी यहाँ पर क्या है, जो छोटी या स्मॉल जो फैक्ट्रीज है ना, उनके अंदर भी क्या है, ये वाली इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, पावर और लैंड की रिक्वायरमेंट हमें इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। देन आता है यूज़ ऑफ लोकल रॉ मटेरियल। यहाँ पर भी क्या होता है, जो लोकल रॉ मटेरियल है ना, उनका ही यूज़ होता है, यानी जो लोकल मार्केट में जो रॉ मटेरियल मिल रहा है ना, उनका ही ये यूज़ करते हैं ये वाली इंडस्ट्रीज़ के अंदर। देन आता है मेक प्रोडक्ट्स लाइक बेकरी आइटम, फर्नीचर, टॉयज एक्सेट्रा। और इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे बेकरी आइटम्स हो गया, फर्नीचर हो गया, टॉयज हो गया, तो ये सब आइटम्स या ये सब प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं। ओके, समझ में आ गया। और अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें ना, तो इसके अंदर आता है क्या, गारमेंट मेकिंग, टॉय मैन्युफैक्चरिंग, बेकरी यूनिट्स, फर्नीचर वर्कशॉप्स एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसके एग्जांपल्स है। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना, ये क्या होती है, बैकबोन होती है ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, जो क्या स्मॉल फैक्ट्रीज और वर्कशॉप के अंदर सेटअप करी जाती है, जिसके अंदर क्या है, मॉडरेट या ठीक ठाक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलता है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत ज़्यादा कम, ठीक ठाक जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके अंदर करा जाता है। और 50 से कम यहाँ पर जो वर्कफोर्स है उसे क्या है, यहाँ पर एम्प्लॉय करा जाता है। ओके, तो क्या हुआ, यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो क्या हुआ, अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला तो लोग क्या होंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना, या उनका जो बेसिक अमेनिटीज़ या उनको जो भी चीज़ें चाहिए वो उसको फुलफिल कर पाएंगे। तो इसी वजह से क्या है, ये क्या कर रहा है, लोगों को क्या दे रहा है, रोजगार दे रहा है या एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ना। तो इसी वजह से ये क्या बन गया, बैकबोन बन गया, यानी सपोर्ट का काम कर रहा है वहाँ की इकोनॉमी को। सो हियर बाय इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये क्या है, एक बैकबोन का काम करता है, यानी एक सपोर्ट का काम करता है ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया। देन आता है क्या, रेसेस,
लोकल परचेसिंग पावर। और साथ ही साथ ये क्या करता है, लोगों की जो लोकल परचेसिंग पावर है ना, उसमें क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। क्योंकि क्या हुआ, अगर लोगों को क्या मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, तो वो क्या उनकी बेसिक नीड्स के साथ साथ वो क्या उनके जो शौक की चीज़ें हैं, कुछ खरीदना वगैरह, तो वो सब चीज़ें भी कर पाएंगे। सो हियर बाय ये क्या करता है, लोगों की जो लोकल परचेसिंग पावर है उसे क्या करता है, रेस करता है। समझ में आया। नाउ इसके चैलेंजेस की बात करते हैं कि अभी वाली जो इंडस्ट्री से कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो वो क्या है, लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड मार्केट लिंकेजेस। अब ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ जाती है, क्या चैलेंजेस इसको फेस करने को पड़ते हैं, तो वो है लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। यानी यहाँ पर क्या इस वाली इंडस्ट्री के अंदर इतना टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या दोनों का यूज़ हो रहा है, यानी हैंड टूल्स का भी यूज़ हो रहा है और साथ ही साथ सिंपल मशीनरी या सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स का यहाँ पर यूज़ हमें देखने को मिल रहा है। यानी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी यहाँ पर नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, जो लिमिटेड हमें क्या है फाइनेंशियल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इसके क्या है, यहाँ पर क्या है, हमें लिमिटेड मार्केट लिंकेजेस भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ लोकल और रीजनल मार्केट को सर्व करता हुआ हमें मिल रहा है। इतना ज़्यादा इसका वाइड कवरेज एरिया अभी नहीं है। सो इसी वजह से ये क्या हो गया, इसके चैलेंजेस क्या हो गए, लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड मार्केट लिंकेजेस। नाउ आता है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब इसके अंदर क्या बोला गया है, सो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैज़ ग्रोन इन द UK, नॉर्थ ईस्टर्न USA एंड यूरोप, where these units have been working for last 200 years। अब ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ना, वो कहाँ पे ग्रो हुई थी, सबसे पहले UK और नॉर्थ ईस्टर्न USA और यूरोप के अंदर। और ये जो यूनिट्स है ना, वो क्या है ऑलमोस्ट लास्ट 200 ईयर से क्या है वहाँ पर वर्क कर रही है। और अब इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से क्या है, ये वर्ल्ड के जितने भी पार्ट्स है ना, वहाँ पर क्या हो गई है, डिफ्यूज हो गई है। यानी क्या है, कहने का मतलब अब क्या है, वर्ल्ड के जितने भी पार्ट में आप जाओ, वहाँ पर क्या है, हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। पर इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, UK, नॉर्थ ईस्टर्न USA एंड यूरोप से, जहाँ पर क्या है ऑलमोस्ट लास्ट 200 ईयर से ये वाली जो यूनिट है वो क्या है वर्क कर रही है। बट अब इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये क्या है, वर्ल्ड के जितने भी पार्ट्स है उसमें क्या ये हमें देखने को मिलती है। अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो इसके अंदर क्या होता है, हमें लार्ज फैक्ट्रीज देखने को मिलती है, ठीक है, यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हमें देखने को मिलती है। लार्ज मार्केट इसका हमें देखने को मिलता है। लार्ज मार्केट का मतलब यहाँ पर क्या हमें दोनों ही देखने को मिलते हैं, डोमेस्टिक मार्केट भी देखने को मिलता है इनका और इंटरनेशनल मार्केट भी देखने को मिलता है। यानी विद इन द टेरिटरी भी ये क्या करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई करते हैं, और आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री वो भी क्या करते हैं, ये सप्लाई करते हैं इनका प्रोडक्ट। ओके, देन आता है क्या, हाई इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड, मशीनरी, रॉ मटेरियल एंड लेबर। और ये क्या होता है, इसके अंदर हाई इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलता है। पहले वाले में क्या था, ठीक ठाक या मॉडरेट इन्वेस्टमेंट था, बट यहाँ पर क्या है, हमें हाई इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। किसके ऊपर, लैंड, मशीनरी, रॉ मटेरियल और लेबर के ऊपर, ठीक है। देन आता है क्या, लार्ज वर्कफोर्स। पहले वाले में क्या था, 50 से कम यानी 50 से कम पीपल वहाँ पर क्या है एंगेज करने जा रहे थे या एम्प्लॉय करने जा रहे थे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर को क्या है यहाँ पर एम्प्लॉय करा जाता है या एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। और क्या होता है यहाँ पर, मॉडर्न एंड हाईली ऑटोमेटेड मशीन्स। और हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या होती है, बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव ये वाला जो है ना इंडस्ट्रीज वो होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, बार बार क्या है, ह्यूमंस को इसको मशीन को ऑपरेट करने को ज़रूरत नहीं होता है। ये जो मशीन से क्या होती है, हाईली या फुली ऑटोमेटेड मशीन होती है, ठीक है। और इसी को अगर हम एक सिंगल टर्म में बोले तो ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, वो क्या होती है, कैपिटल इंटेंसिव होती है। कैपिटल यहाँ पर मशीनरी से क्या है रिलेटेड है, यानी कहने का मतलब ये वाली जो इंडस्ट्री है वो क्या होती है, कैपिटल इंटेंसिव होती है। और यहाँ पे क्या होता है, मास प्रोडक्शन होता है, सारा काम मशीनरी से हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर मास प्रोडक्शन, यानी बहुत ज़्यादा हमें प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। देन आता है क्या, यहाँ पर ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट। इनका जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है, बहुत ऑर्गेनाइज होता है, सिस्टमेटिक होता है। देन आता है क्या, नीड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, पावर, वाटर एंड कम्युनिकेशन। यानी ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, इन्हें क्या है, एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जैसे अच्छा रोड, ठीक है, कंटिन्यूस पावर सप्लाई, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क। ओके, तो ये क्या है, इनकी बेसिक नीड होती है अच्छा खासा ऑपरेट करने के लिए। देन आता है लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल जोन। और ये जो इंडस्ट्रीज है ना, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो क्या बड़े बड़े एरियाज के अंदर लगाई जाती है, तो ये क्या है, कहाँ लोकेटेड होती है, इन इंडस्ट्रियल जोन, जैसे इन अर्बन और स्पेशली डेवलप इंडस्ट्रियल एरियाज। यानी ये क्या होती है, या तो अर्बन एरियाज में सेटअप कर दी जाएगी या स्पेशली डेवलप जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं ना, उनके अंदर ये क्या है, ये वाली जो इंडस्ट्रीज है ना बड़ी बड़ी, वो क्या है सेटअप करी जाती है। देन आता है क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स लाइक ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, हेवी मशीनरी,
और फार्मास्यूटिकल और पेपर एंड पल्प एक्सेट्रा। तो ये क्या है, ये वाली जो है ना इंडस्ट्रीज के अंदर ये सब आइटम्स क्या है या ये सब प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर मैन्युफैक्चर करे जाते हैं। ओके, अब इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो इसके एग्जांपल में कौन कौन सी इंडस्ट्री आ जाती है, तो आ जाती है रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा स्टील और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC, भेल एक्सेट्रा। तो ये सब क्या इसके एग्जांपल हैं किसके, ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ओके फाइन, अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ना हमारी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये क्या करता है, ड्राइव नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कि ये जो हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ना वो क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है, हमें हमारी कंट्री के अंदर नेशनल ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, हमें क्या हमारी कंट्री का क्या होता है यहाँ पर, इसकी वजह से एक्सपोर्ट बूस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मास प्रोडक्शन होता है। किसके लिए होता है, कंट्री के अंदर के लिए भी और कंट्री के बाहर के लिए भी, यानी एक्सपोर्ट के लिए भी इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन करा जाता है ना। तो इससे क्या होता है, हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है और साथ ही साथ इसकी वजह से क्या होता है, हमें कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, हमें ओवरऑल हमें क्या करना पड़ता है, रोड को भी अच्छा बिल्डअप करना पड़ता है, हमें वाटर सप्लाई भी अच्छी चाहिए होती है। तो कहने का मतलब एक ओवरऑल या इंटीग्रेटेड मैनर में हमारी कंट्री के अंदर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। इसकी वजह से देन आता है क्या हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी यहाँ पर क्या हमें फुली ऑटोमेटिक मशीन्स का हमें क्या है यहाँ पर यूज़ देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना उनका भी क्या है, हमें इसके अंदर हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर में क्या है यूज़ देखने को मिलता है। सो हियर बाय जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है, ड्राइव करती है नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फाइन, देन आता है हमारे क्या चैलेंजेस, यानी अभी ये जो इंडस्ट्री है ना इनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने को पड़ते हैं उनके हम फटाफट से बात करते हैं। फर्स्ट आता है हाई इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी अब ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ना उनको इस्टेब्लिश करने में और उनका मेंटेनेंस करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, तो एक चैलेंज हो गया। ठीक है, देन आता है क्या एनवायरमेंटल कंसर्न, और साथ ही साथ हमने पढ़ा है बचपन से कि ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना इनका डिस्चार्ज क्या चिमनीज के थ्रू निकाला जाता है, या क्या होता है जो फ्लू डिस्चार्ज है उसे क्या नदी वगैरह के अंदर डाल दिया जाता है। तो इससे क्या हुआ, एनवायरमेंटल कंसर्न हमें देखने को मिलता है। देन आता है क्या हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यानी ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इसके अंदर क्या हमें कभी कभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होगा चैलेंजेस की बात। ठीक है, तो फटाफट से हमने बेस्ड ऑन साइज ये जो क्लासिफिकेशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का वो हमने फटाफट से रिवाइज कर लिया। नाउ फटाफट से रिवाइज करते हैं हमारा जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इनपुट और रॉ मटेरियल। पहले क्या था, हमने साइज के बेसिस पे क्या करा था, क्लासिफिकेशन करा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। अब हम फटाफट से देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेस्ड ऑन इनपुट और रॉ मटेरियल, यानी जो इंडस्ट्री है ना उनके अंदर कैसा इनपुट या रॉ मटेरियल लग रहा है, तो उनके बेसिस पे यहाँ पर क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्या है यहाँ पर क्लासीफाई करा जाता है। और कितने पार्ट में करा जाता है, 5 पार्ट में। कितने पार्ट में, 5 पार्ट में यहाँ पर क्या है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनको क्लासीफाई करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स और रॉ मटेरियल। कौन कौन सी है वो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री और एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। समझ में आ गया, इनको फटाफट से हम एक एक करके रिवाइज करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर क्या एज द नेम सजेस्ट यहाँ पर क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें क्या यहाँ पर बात देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट आता है हमारा इसके अंदर पॉइंट रॉ मटेरियल। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे क्रॉप्स और प्लांट, क्योंकि यहाँ पर क्या एज द नेम सजेस्ट यहाँ पर क्या एग्रीकल्चर से हमें क्या है क्वाइट लिंकेज देखने को मिलता है। तो इसी वजह से क्या है यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है ना वो क्या है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जिसमें आते हैं जैसे क्रॉप्स और प्लांट्स। अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें कि और जो इंडस्ट्री है ना इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो ये जो इंडस्ट्री है ना वो क्या करती है, यूज़ करती है फार्म ग्रोन मटेरियल एज इनपुट्स। यानी अब ये जो इंडस्ट्री है ना उनके अंदर क्या है ये जो खेतों में या ये जो फार्म में उगे हुए जो भी मटेरियल या प्रोडक्ट है ना वो क्या इसके अंदर एज ए रॉ मटेरियल काम में लिए जाते हैं। समझ में आया। और ये क्या है, इसी वजह से दे आर ऑफन लोकेटेड नियर फार्मिंग रीजन, और इसी वजह से ट्रांसपोर्ट को बचाने के लिए या रिड्यूस करने के लिए ये वाली जो इंडस्ट्री है ना वो क्या है जो फार्मिंग एरियाज या फार्मिंग रीजन है ना उनके पास ही क्या होती है सेटअप हो जाती है या लोकेट हो जाती है। अभी हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना कि ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है वो क्या होती है, ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ दीज आइटम्स ये क्या होती है उनके पास ही या उनके सोर्स के पास ही क्या होती है लोकेट हो जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, क्योंकि इनका क्या होता है पेरिशेबल नेचर होता है, तो इसी वजह से ये वाली जो इंडस्ट्री है वो क्या है इनके पास ही जाके क्या हो जाती है सेटअप हो जाती है। आप फटाफट से इसके एग्जांपल को देख लीजिए कि इसके अंदर एग्जांपल क्या क्या है। तो इसके इंडस्ट्री के एग्जांपल है जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि यूज़ करता है कॉटन, देन आता है हमारा शुगर इंडस्ट्री जो कि यूज़ करता है शुगर कैन, और देन आता है क्या एडिबल ऑयल इंडस्ट्री जो कि यूज़ करता है मस्टर्ड, ग्राउंडनट एक्सेट्रा, यानी जितने भी जो है ना फार्म प्रोडक्ट जिससे क्या है ऑयल निकलता है ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करा जाता है, तो वो सब
प्रोडक्ट यहाँ पर यूज़ करे जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये जितनी भी इंडस्ट्री है ना, ये क्या है, जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है उनके पास ही सेटअप हो जाती है और क्या यूज़ करती है, ये जो फार्म प्रोडक्ट है ना, इनको क्या है, ये यूज़ करती है। कौन? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फाइन। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी अब यहाँ पर क्या है, रॉ मटेरियल क्या होगा, मिनरल्स, ठीक है। और मिनरल क्या है, मेटेलिक भी हो सकते हैं और नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में फटाफट से देख लेते हैं। तो ये क्या है, दिस इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन मिनरल ओर्स, और ये वाली जो इंडस्ट्री वो किस पर डिपेंड करती है, ऑन मिनरल ओर्स। किस पर करती है, ऑन मिनरल ओर्स। और ये क्या है, यूजुअली लोकेट होती है नियर माइनिंग एरियाज। पहले वाले में क्या था, फार्मिंग या फार्म प्रोडक्ट का यूज़ था ना, तो वो क्या है, फार्मिंग जो रीजन है उसके पास ही सेटअप थी। पर यहाँ पर क्या है, मिनरल ओर्स की हमें ज़रूरत है। तो ये क्या है, जहाँ से मिनरल निकाले जाएंगे, यानी जो माइनिंग वाला एरिया है ना, तो वहाँ पर क्या होती है, ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, वो क्या सेटअप हो जाती है। यानी उनका जो सोर्स है ना रॉ मटेरियल का, वहाँ पर ये क्या है, ये वाली इंडस्ट्री भी क्या हो जाती है, सेटअप हो जाती है। और रीज़न क्या है, वो माइनिंग एरिया। समझ में आया? अब इसके एग्जाम्पल को हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है इसके, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, जो कि यूज़ करता है आयरन ओर। क्या यूज़ करता है, आयरन ओर। देन आता है क्या, सीमेंट इंडस्ट्री, जो कि यूज़ करता है लाइमस्टोन और जिप्सम। और देन आता है उसके बाद क्या, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, जो कि यूज़ करता है बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट से क्या बनता है बाद में, या क्या निकाला जाता है उससे, एल्यूमिनियम। तो कहने का मतलब ये क्या है, जो इंडस्ट्री है, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री, जो क्या है, ये सब मिनरल्स को क्या करती है, यूज़ करती है, ठीक है। और ये सब क्या है, लोकेट होती है नियर माइनिंग एरियाज। ना हमारे पास इसका नेक्स्ट टाइप आता है कौन सा, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। अब ये क्या होता है, तो इसके अंदर रॉ मटेरियल का यूज़ करा जाता है नेचुरल केमिकल्स, ऑयल्स, गैस एंड अदर केमिकल कंपाउंड, यानी जितने भी केमिकल कंपाउंड वगैरह है ना, वो सब इसके अंदर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करे जाते हैं, या एज एन इनपुट इसके अंदर क्या है, यूज़ करे जाते हैं। अब इसके बारे में फटाफट से देख लेते हैं। क्या लिखा है इसके अंदर, दिस इंडस्ट्रीज यूज केमिकल रिएक्शंस टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। यानी कहने का मतलब क्या है, ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, वो क्या करती है, रॉ मटेरियल के अंदर केमिकल रिएक्शन का यूज़ करके न्यू प्रोडक्ट क्या करती है, क्रिएट करती है या मैन्युफैक्चर करती है। ओके, समझ में आ गया। देन क्या इसके पॉइंट, ऑफन फाउंड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पोर्ट्स फॉर इजी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड केमिकल्स। और ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, वो क्या मेजरली फाउंड होती है नियर ऑयल रिफाइनरीज और पोर्ट्स। क्यों होती है, फॉर इजी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड केमिकल, यानी जो रॉ मटेरियल और जो केमिकल है ना, उनका इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए क्या है, ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, वो क्या है, कहाँ पर सेटअप होती है या कहाँ पर पाई जाती है, नियर ऑयल रिफाइनरीज और पोर्ट्स, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके एग्जांपल को हम फटाफट से देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जो क्या यूज़ करता है अमोनिया, फॉस्फेट एक्सेट्रा। देन आता है हमारे क्या, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो क्या यूज़ करता है केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जो क्या यूज़ करता है पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये क्या है, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री, जो क्या है बेसिकली केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है, जो क्या है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो क्या है, जो रॉ मटेरियल है उनसे क्या करती है, न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करती है। और मेजरली क्या है, कहाँ पे फाउंड होती है, नियर ऑयल रिफाइनरीज और पोर्ट, यानी या तो पोर्ट के पास मिलेगी या तो ऑयल रिफाइनरीज के पास क्या है, ये वाली इंडस्ट्री सेटअप होती हुई मिलेगी, जिससे क्या है इजी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके, किसका, रॉ मटेरियल का और केमिकल्स का, ठीक है। समझ में आ गया। देन आते हैं हमारे पास क्या, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। और यहाँ पर क्या, एस.एन.एम सजेस्ट, यहाँ पर क्या हमें फॉरेस्ट बेस्ड जो प्रोडक्ट है ना, उनका हमें क्या है यहाँ पर यूज़ देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर क्या है, एज अ रॉ मटेरियल या एज एन इनपुट यहाँ पर क्या यूज़ होगा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे टिम्बर, बेम्बू, हर्ब्स एक्सेट्रा। अब इसके बारे में फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या है ये इसके अंदर। सो दिस इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, वो क्या यूज़ करती है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करती है, ठीक है। देन आता है क्या, इट मे बी अ कॉटेज और लार्ज स्केल डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। और यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि वो जो इंडस्ट्री है ना, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, वो क्या होगी, कॉटेज होगी या लार्ज स्केल होगी। तो वो क्या है, प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। यानी क्या बिल्कुल एक छोटे से कमरे में भी इसको ऑपरेट करा जा सकता है, या बिल्कुल एक बड़ी बड़ी जो है ना इंडस्ट्री, उसके अंदर इसको सेटअप करा जाएगा। तो वो किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट इसके अंदर बनाया जा रहा है। देन आता है क्या, दे आर यूजुअली लोकेटेड नियर फॉरेस्टेड एरिया। और मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के पास ही क्या होती है, सेटअप होती है इंडस्ट्रीज, जिससे कि इनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है कि ये वाली इंडस्ट्री है ना, अब इनको काम किससे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट से, तो इसी वजह से ये क्या है, फॉरेस्टेड एरियाज है ना, उनके पास ही क्या हो जाएगी, सेटअप हो जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं फटाफट से कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो वो है पेपर इंडस्ट्री, जो कि यूज़ करता है वुड पल्प, ठीक है। देन आता है क्या, फर्नीचर मेकिंग, और वो क्या यूज़ करता है, टिम्बर, यानी फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, तो वो है टिम्बर। देन आता है क्या, रबर इंडस्ट्री, ठीक है, जो क्या यूज़ करता है, लेटेक्स फ्रॉम
रबर ट्रीज। अब लेटेक्स का मतलब क्या है, एक वाइट क्या होता है, एकदम मिल्की सब्सटेंस निकलता है रबर ट्री से, तो उससे क्या बनता है, रबर। नाउ बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल और इनपुट हमें क्या इसका लास्ट टाइप देखने को मिलता है, कौन सा, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। यानी यहाँ पर क्या है, ऐसा नेम सजेस्ट कि यहाँ पर क्या है, हमें एनिमल प्रोडक्ट्स का क्या है यहाँ पर यूज देखने को मिलेगा। सो क्या है यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या हुआ, एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे स्किन, वूल, सिल्क, बोन्स, मिल्क एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गया, एनिमल प्रोडक्ट, जो क्या है यहाँ पर एज अ रॉ मटेरियल या एज एन इनपुट यहाँ पर क्या है यूज में लिए जाते हैं। समझ में आ गया। अब इसके बारे में फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दीज इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एज इनपुट्स। और यहाँ पर क्या है, ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, वहाँ पर क्या है, ये जो जितने भी एनिमल से प्रोडक्ट निकल रहे हैं ना, वो क्या है यहाँ पर एज एन इनपुट क्या है यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑफन लोकेटेड नियर लाइफ स्टॉक फार्म्स। और यहाँ पर क्या है, ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, उनको काम किससे, एनिमल से और उनके प्रोडक्ट से। तो इसी वजह से ये क्या है, ऑफन लोकेटेड होते हैं नियर लाइफ स्टॉक फार्म, यानी जो जानवर वगैरह रखे जाते हैं ना जिन फार्म के अंदर, लाइफ स्टॉक फार्म के अंदर, तो उनके पास ही क्या होते हैं, ये वाली इंडस्ट्री क्या होती है, लोकेटेड होती है। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, लेदर इंडस्ट्री जो क्या यूज़ करता है एनिमल हाइड्स और स्किन। ठीक है, यानी एनिमल स्किन को कौन यूज़ करता है, लेबर इंडस्ट्री। देन आता है क्या, वूल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो क्या यूज़ करता है, वूल को यूज़ करता है, जो किससे मिलता है, फ्रॉम शिप। और उसके बाद क्या आता है, डेयरी इंडस्ट्री जो क्या यूज़ करता है मिल्क, जो किससे मिलता है, फ्रॉम मिल्क एनिमल, यानी जो मिल्क देने वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, तो उनके प्रोडक्ट को यूज़ करता है कौन, डेयरी इंडस्ट्री। ना हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आउटपुट और प्रोडक्ट। पहले क्या था, हमने इनपुट और रॉ मटेरियल के बेसिस पे देखा। अब हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन आउटपुट और प्रोडक्ट की अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, उसे कितने पार्ट में कैटेगराइज करा जा रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या है, 2 पार्ट्स के अंदर ये वाली इंडस्ट्री को क्लासिफाई करा जाता है। कौन कौन सी, वो बेसिक इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, जिसे क्या बोलते हैं हम, नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब हम फर्स्ट बात करते हैं अबाउट बेसिक इंडस्ट्रीज। अब ये जो बेसिक इंडस्ट्री है ना, इसे हम की इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं और हेवी इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। और इसके बारे में फटाफट से पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या बोला गया है। सो इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट आर यूज एज रॉ मटेरियल बाय अदर इंडस्ट्रीज। तो वो क्या होती है, हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज, यानी बेसिक है ना, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, जो क्या है अदर जो इंडस्ट्रीज है ना, उनके अंदर क्या है, ऐसे रॉ मटेरियल यूज में लिए जाते हैं। यानी ये वाली इंडस्ट्री है ना, वो क्या उनका प्रोडक्ट निकालती है, फिर वो जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या फर्दर दूसरी इंडस्ट्री में जाएगा और वहाँ पे कैसे यूज होगा, वो ऐसा रॉ मटेरियल। यानी क्या है, यहाँ से प्रोडक्ट निकला, पर वो क्या अगर दूसरी इंडस्ट्री में जाएगा ना, तो वहाँ पर क्या एज ए रॉ मटेरियल क्या है यूज में लिया जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होती है, बेसिक इंडस्ट्री। और ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, वो क्या करती है, फॉर्म करती है द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी यहीं से क्या होता है, एक तरह से ये क्या करती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस का काम करती है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट ही क्या है, फर्दर दूसरी इंडस्ट्री में गया और वहाँ पर क्या है, फर्दर प्रोडक्शन हमें देखने को मिला। तो क्या हुआ, एक बेस का काम किसने करा, ये वाली इंडस्ट्री ने करा। तो इसी वजह से ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, बेसिक इंडस्ट्रीज, ये क्या करती है, फॉर्म करती है बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या ये क्या करती है, बेस का काम करती है फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट का इसके अंदर, दीज इंडस्ट्रीज सेटअप क्लोज टू रॉ मटेरियल सोर्सेज, पावर एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स। अब ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, वो क्या है, हमें कहाँ पर पास में सेटअप हुई मिलती है, तो ये रॉ मटेरियल सोर्सेस, पावर और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के पास में हमें क्या है, सेटअप होती हुई मिलती है। यानी ऐसी जगह जहाँ पर क्या है, रॉ मटेरियल का सोर्स मिल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस पावर सप्लाई मिल रही है, और क्या है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी अच्छा मिल रहा है, यानी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क देखने को मिल रहा है। तो उसके पास में क्या होती है, ये वाली इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रीज क्या होती है, सेटअप होती हुई हमें जनरली मिलती है। ठीक है। अब फटाफट से ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, उसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो क्या इसके अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो क्या करता है, बेसिकली स्टील की सप्लाई करता है, किसको करता है, टू मशीन, टूल एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ठीक है। देन आता है हमारे पास क्या, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, जो क्या करता है, रॉ मटेरियल की सप्लाई करता है, और किसे देता है वो, या किसके लिए देता है, फॉर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल केबल्स, यूटेंसिल्स, एविएशन एक्सेट्रा। देन आता है क्या, हमारा कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, जो क्या प्रोड्यूस करता है कॉपर, और फर्दर वो क्या है, किस में काम आता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड मशीनरी पार्ट्स बनाने में काम आता है। तो ये क्या होगी, बेसिकली जो है बेसिक इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्रीज, या हम कह सकते हैं हेवी इंडस्ट्रीज, जिनका क्या है, जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या दूसरी इंडस्ट्री में जाता है और वहाँ पर क्या एज अ रॉ मटेरियल क्या है, फर्दर क्या है, यूज में लिया जाता है। समझ में आ गया। और ये क्या, ऑफन हमें सेटअप होती हुई मिलती है नियर रॉ मटेरियल सोर्सेज, पावर एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट आता हमारे पास क्या, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, जिसे और क्या बोलते हैं हम, नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। और इसको स्टार्ट करने से पहले बस ये बात बोलना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, जिससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके और जो सब्जेक्ट है ना, उनके लिए भी क्या है, मैं ऐसे ही वीडियो ला सकूँ। ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। नाउ फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। अब इसके अंदर क्या है, सो
सो दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स डायरेक्टली कंज्यूम बाय द पीपल। अब ये वाली जो इंडस्ट्री ना वो क्या ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करती है जो क्या डायरेक्टली कंज्यूम करे जाते हैं बाय द पीपल। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कौन इसको यूज़ करता है, कंज्यूमर। तो क्या है, आप टर्म से पकड़ो, यहाँ पर क्या है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, यानी यहाँ पर क्या जो गुड्स बनाए जा रहे हैं ना वो किसके लिए बनाए जा रहे हैं, फॉर द कंज्यूमर, या कंज्यूम करने के लिए। कंज्यूम कौन करेगा, पीपल। तो इसी वजह से ये वाली जो इंडस्ट्री है ना वो क्या ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करती है जो क्या डायरेक्टली कंज्यूम करे जाते हैं बाय द पीपल, या डायरेक्टली कंज्यूम करे जाते हैं बाय द कंज्यूमर। समझ में आ गया। तो ये क्या है, इट डायरेक्टली सेटिस्फाई कंज्यूमर्स डेली नीड। और ये वाली जो इंडस्ट्री है ना उनके प्रोडक्ट क्या करते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं किसको, डेली नीड्स ऑफ कंज्यूमर। यानी कहने का मतलब कंज्यूमर की जो भी डे टू डे जो नीड्स होती है ना डेली वाली, तो उनको सेटिस्फाई कौन करता है डायरेक्टली, तो वो करती है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, जिसे क्या बोलते हैं हम एक और, नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू दिस इंडस्ट्रीज सेटअप नियर अर्बन मार्केट्स और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। अब देखो, अब ये वाली जो इंडस्ट्री है ना वो किसके लिए काम कर रही है, लोगों के लिए, उनकी डायरेक्टली उनकी जो नीड्स उनको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो वो वहाँ पर सेटअप होगी ना जहाँ पे ज़्यादा लोग पाए जाएंगे, ठीक है, या ज़्यादा वहाँ से डिमांड आ रही हो, ऐसी जगह पे वो सेटअप होगी। तो इसी वजह से ये जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है ना वो क्या है, कहाँ पर सेटअप होती हुई मिलती है हमें, नियर अर्बन मार्केट और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। यानी अर्बन मार्केट हो गया, शहरी इलाका हो गया, जहाँ से क्या लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी चीज़ों के लेकर। और सेकंड क्या हो गया, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, जहाँ पर क्या है जो डे टू डे नीड है ना वहाँ पर क्या है उसको लेकर भी क्या है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन के अंदर क्या है बहुत ज़्यादा क्या है उनको डिमांड देखने को मिलेगी। तो ऐसी जगह पे सेटअप होती है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। समझ में आ गया। अब इसके फटाफट से इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो क्या करता है क्लॉथ और फैब्रिक्स बनाता है, ठीक है, और इसे यूज़ कौन करता है, हम। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आता है इसका, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो क्या करता है बिस्किट, स्नैक्स, जूसेस, फ्रोजन फूड्स वगैरह मैन्युफैक्चर करता है, किसके लिए करता है, फॉर द कंज्यूमर। देन आता है हमारे पास क्या, सोप्स एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री जो क्या बनाता है, सोप्स, वॉशिंग पाउडर, शैम्पूज एक्सेट्रा। यानी जितनी भी चीज़ें बनाई जा रही है ना वो क्या करती है, इन सम वे और दी अदर डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है कंज्यूमर की नीड को। तो इसी वजह से ये क्या जनरली सेटअप होती है नियर अर्बन एरियाज और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स। फाइन ना। हमारे पास इसका लास्ट क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप के बेसिस पे क्या है अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसे क्या है क्लासिफाई करा जाएगा। तो ऑनरशिप के बेसिस पे क्या है अब ये जो इंडस्ट्री उसे क्या है कितने पार्ट में कैटेगराइज करा जा रहा है, 3 पार्ट में कैटेगराइज करा जा रहा है। कौन कौन सी, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज और क्या है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। यानी यहाँ पर क्या है मेन मोटिव होगा किसके लिए काम करना, पब्लिक के लिए काम करना। अब पब्लिक के लिए काम कौन करेगा, गवर्नमेंट। तो इसी वजह से वाली जो इंडस्ट्रीज है ना उनके ऊपर ओनरशिप किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑन एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, और दोनों ही गवर्नमेंट की ओनरशिप भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, अब इसके पर्पस की बात कर लेते हैं कि इसको ऑपरेट करने के पीछे का पर्पस क्या है। तो फर्स्ट आता है कि इट सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, कि ये क्या करता है जो पब्लिक के जो इंटरेस्ट है ना उसे क्या करता है, ये वाला जो सेक्टर है ना पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वो क्या करता है, इसे सर्व करता है। यानी यहाँ पर क्या है पब्लिक को लेकर, ये पब्लिक को देखते हुए यहाँ पर क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर काम करा जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। और ये वाली जो इंडस्ट्रीज है ना ये क्या करती है, प्रमोट करती है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। क्योंकि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती है ना उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट वगैरह। तो इसी वजह से वो सेटअप होती है नियर अर्बन एरियाज और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। बट ये जो है ना पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इनका मेन मोटिव होता है क्या, पब्लिक के लिए काम करना, और साथ ही साथ पब्लिक को देखते हुए क्या है सारा काम उनका करती है। तो इसी वजह से ये क्या ऐसी जगह पे भी सेटअप होती है जो क्या है थोड़ा बैकवर्ड है, तो वहाँ पर भी क्या है ये वाली इंडस्ट्री सेटअप होती है जिससे क्या ओवरऑल उस जगह का क्या हो, डेवलपमेंट हो या डेवलपमेंट हो सके। तो कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी डिसीजन सेटअप वगैरह को लेकर, काम वगैरह को लेकर जो करे जाते हैं ना वो क्या पब्लिक को देखकर करे जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये वाला इंडस्ट्री क्या करता है, प्रमोट करता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। यानी जो बैकवर्ड एरिया है ना वहाँ पर भी क्या है ये वाली इंडस्ट्री सेटअप होती है जिससे क्या है वो जो बैकवर्ड रीजन है उसका भी क्या हो, डेवलपमेंट हो। ओके, देन क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है क्या, एम्प्लॉयमेंट। और ये क्या करता है, इसके अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है। सो ये जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है ना वो क्या करता है, सर्व करता है या काम करता है फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। क्या करता है, ये प्रमोट करता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, और साथ ही साथ ये क्या करता है, लोगों को क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है या रोजगार देता है। अब बात ये आती है कि ये जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है ना उसके लिए फंडिंग कहाँ से आती है। तो इसकी फंडिंग आती है बाय गवर्नमेंट फंड। कहाँ से आती है, बाय गवर्नमेंट फंड। देन इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है ना इसके फीचर्स
फीचर्स क्या क्या है। तो इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग, यानी ये जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है ना, इसके अंदर पूरा कंट्रोल होगा किसका, गवर्नमेंट का, यानी पब्लिक सेक्टर का। ठीक है, यानी क्या प्रोडक्शन होगा, कैसे क्या प्राइसिंग होगी प्रोडक्ट की, तो सभी चीज़ें कौन डिटरमाइन करेगा, गवर्नमेंट। फाइन। देन आता है क्या, ऑफन इन की सेक्टर्स। और ये जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है ना, ये क्या सब्जेक्ट की देखने को नहीं मिलेगी। ये जो कुछ की इंडस्ट्रीज है ना, जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज हो गई, और एनर्जी सेक्टर के अंदर क्या है, हमें ये जो पब्लिक सेक्टर है ना इंडस्ट्रीज, वो हमें देखने को मिलेगी। और अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर भी क्या है, रेलवे ले लो, डिफेंस ले लो, ठीक है, एनर्जी सेक्टर का अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो उनके अंदर भी क्या है, हमें क्या देखने को मिलता है, हमें पब्लिक सेक्टर देखने को मिलता है, और उसके अंडर ये सब चीज़ें आती है। तो कहने का मतलब ये जो पब्लिक सेक्टर है ना, वो क्या सब जगह देखने को नहीं मिलता है। कुछ जो की या इंपॉर्टेंट सेक्टर है ना, जिसके अंदर गवर्नमेंट को लगता है कि हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, तो उसी के अंदर क्या है, हमें पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्री है ना, वो देखने को मिलेगी, जिसके अंदर पूरा काम करा जाएगा लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और इसी वजह से क्या करता है, प्रमोट करता है वेलफेयर प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और यहाँ पर क्या इंडस्ट्री वगैरह सेटअप हुई ना, तो इस वजह से क्या होता है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट का वेलफेयर मोटिव भी होता है। तो इसी वजह से ये वाली जो इंडस्ट्री है वो क्या प्रमोट करती है, वेलफेयर प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। समझ में आया। अब ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है ना, उसके हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो इंडियन रेलवे, ठीक है, देन आता है क्या, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या एग्जांपल है ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर क्या जो कंट्रोल होता है ना, सोल वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। अब वो गवर्नमेंट क्या है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर जो कंट्रोल है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, और काम किसके लिए करा जाता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, या लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें है ना, प्रोडक्शन प्राइसिंग सब चीज़ों में क्या लोगों का कंसर्न रखा जाता है। समझ में आ गया, क्लियर एकदम। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा क्या, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ऐसा नेम सजेस्ट, यहाँ पर क्या है, ये वाला जो इंडस्ट्री है ना, उसे ऑन और ऑपरेट करता है या तो कोई इंडिविजुअल या कोई भी प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब इसको पर्पस क्या, इसको ऑपरेट करने के पीछे, तो वो है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, यानी यहाँ पर पर्पस क्या हुआ, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट कमाना और बिजनेस ग्रोथ करना। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी ना बच्चों, तो उनका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना और अपना जो भी बिजनेस या जो भी वो काम कर रहे हैं उसको ग्रो करना। ठीक है, यहाँ पे वो बार बार वेलफेयर लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनी है ना, वो यहाँ पर क्या करती है, इस इंडस्ट्री को ऑन और ऑपरेट करती है, और किस लिए करती है, फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंड बिजनेस ग्रोथ। और यहाँ पर फंडिंग कहाँ से आती है, बाय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करे जाते हैं, और इससे से क्या है, ये वाली इंडस्ट्री सेटअप होती है। और अब इसके फीचर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका फीचर क्या है, फास्टर डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर क्या सारा काम प्राइवेट हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर अगर हम पब्लिक सेक्टर से इसे कंपेयर करें ना, तो यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिवली यहाँ पर क्या होता है, फास्टर डिसीजन मेकिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर इतना नहीं होता है, आपको पता है, गवर्नमेंट वाला है ना। पर यहाँ पर अगर हम प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, यानी कोई भी अगर डिसीजन लिया जाएगा ना, तो उसको फास्टर मैनर में लिया जाएगा। ठीक है, देन इसके अंदर क्या है, फोकस ऑन इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस, यानी यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस यानी कंपटीशन, और इनोवेशन पे यहाँ पर क्या है, पूरा फोकस करता है कौन, प्राइवेट सेक्टर। देन आता है क्या, कॉमन इन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। और देखिए अगर हम कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज की बात करें ना, तो उसके अंदर मेजरली हमें देखने को मिलेगा कौन, प्राइवेट सेक्टर। जैसे अगर आप बाथिंग सोप वगैरह की बात कर लो, ठीक है, बहुत सारे तरीके के हमें ब्रांड्स देखने को मिलती है ना। और कंज्यूमर गुड्स में जैसे आप स्नैक्स वगैरह की बात कर लो, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों में आपको क्या बहुत सारी ब्रांड्स देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें, जो क्या हमारे कंज्यूमर की डायरेक्टली हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है, तो उनके अंदर उस सेक्टर में हमें मेजरली कौन देखने को मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, यानी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वहाँ पर ऑपरेट करती है, जो क्या इंडिविजुअल भी कर सकता है और कोई कंपनी भी कर सकती है, जो किस लिए करती है, प्रॉफिट मेकिंग एंड बिजनेस ग्रोथ। और कैसे करती है, कैसे वो जो इंडस्ट्री वो सेटअप होती है, तो वो होती है बाय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया एकदम। ना इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, गोदरेज एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब यहाँ पर क्या है, जॉइंटली काम करा जाएगा। जॉइंटली कौन करेगा, तो यहाँ पर जॉइंटली काम करा जाएगा बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी। यानी यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट, या तो इंडिविजुअल या कंपनी, दोनों क्या है, मिलकर काम करेगी, यानी जॉइंटली काम करेगी। कौन करेगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल का यहाँ पर मिलकर साथ में काम करेगी अंडर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। समझ में आ गया। अब इसका पर्पस क्या है, कंबाइन गवर्नमेंट सपोर्ट विथ
प्राइवेट एफिशिएंसी, यानी यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है और प्राइवेट जैसी एफिशिएंसी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इन जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इसकी फंडिंग की बात करें तो इसकी फंडिंग कहाँ से आती है, तो इसकी फंडिंग आती है बोथ फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी पब्लिक यानी गवर्नमेंट का और प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट से ये वाली इंडस्ट्री क्या होती है, सेटअप होती है या वहाँ से इसे फंडिंग आती है। देन इसके फीचर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, शेयर डिसीजन मेकिंग, यानी यहाँ पर क्या है, दोनों का क्या है, डिसीजन का जो है ना एक जैसे वोट लिया जाता है, बट मेजरली चलती है यहाँ पर गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पर क्या हमें शेयर डिसीजन मेकिंग देखने को मिलता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। ठीक है, देन आता है क्या, गवर्नमेंट सपोर्ट्स इंश्योर स्टेबिलिटी, और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी इंश्योर हो गई है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी इंश्योर करता है उस इंडस्ट्री की या उस कंपनी की। देन आता है क्या, प्राइवेट इनपुट बूस्ट परफॉर्मेंस एंड टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ प्राइवेट इनपुट यानी प्राइवेट का भी हमें क्या यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये क्या करता है, जो इंडस्ट्री ना उसकी परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी का क्या करता है, बूस्टअप करता है, क्योंकि प्राइवेट जो है ना फर्म वो फोकस करता है ऑन इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस, जिसका मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को क्या करेगा, बूस्टअप करेगा। यानी गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या कर दिया, स्टेबिलिटी इंश्योर कर दिया, और प्राइवेट ने क्या करा, इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस पे काम करा, जिससे क्या हो गया, हमें इंडस्ट्री के अंदर हमें बूस्टअप देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जिसके एग्जांपल क्या है, ऑल इंडिया लिमिटेड, गुजरात एल्कलीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमने ख़त्म कर लिया हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या क्या इसके क्लासिफिकेशन है, वो सभी हमने कवर कर लिया। अब सेकंड इंडस्ट्री हमारे पास आती है कौन सी, फुटलूस इंडस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि फुटलूस इंडस्ट्री क्या होता है और उसको फुटलूस टर्म क्यों दिया, तो वो हम यहाँ पर फटाफट से रिवाइज करते हैं। अब फर्स्ट हम समझते हैं कि जो फुटलूस इंडस्ट्री है ना वो अब होती क्या है। तो ये क्या होती है, आर बेसिकली लोकेशन इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज। इसकी की नीड क्या होती है, स्किल लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसको नाम से समझो, क्या है यहाँ पर फुटलूस इंडस्ट्री, यानी ये क्या किसी भी जगह पर एकदम जम के नहीं है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये एकदम लोकेशन बाउंडेड नहीं है कि हमें इसी लोकेशन पर सेटअप होना है, नहीं, यहाँ पर इसकी जो की नीड्स है ना वो क्या है, स्किल लेबर मिल जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, बस यही इसकी बेसिक नीड है। और यहाँ पर क्या लोकेशन को इतना लेकर कंसर्न नहीं दिखाया जाता है। तो ये क्या है, बेसिकली लोकेशन इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री, और इसकी की नीड क्या है, स्किल लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी आप इनको कहीं पे भी सेटअप कर लो, इनको चाहिए तो बस स्किल लेबर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जांपल क्या होगा, आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, गारमेंट स्टिचिंग यूनिट, ठीक है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। अब हम समझते हैं कि ये जो फुटलूस टर्म है ना वो इसको क्यों दिया, तो इसके पीछे का रीज़न है बिकॉज दे आर नॉट स्टक टू द ग्राउंड, दे मूव इजीली बेस्ड ऑन कन्वीनियंस एंड कॉस्ट एडवांटेजेस। तो इसका नाम ऐसा क्यों दिया, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल एकदम ग्राउंड पे स्टक नहीं रहती, यानी बिल्कुल एक जगह सेटअप नहीं रहती है। जहाँ पर इसे कन्वीनियंस लगा और जहाँ पर इसे कॉस्ट एडवांटेज मिला वहाँ पर क्या हो जाती है, इजीली मूव कर जाती है, इजीली शिफ्ट कर जाती है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, फुटलूस इंडस्ट्री। यानी जो होता है ना एकदम ढीली तरीके से या एकदम लूज तरीके से ये क्या होती है, सेटअप होती है। जहाँ पर कन्वीनियंस लगा या जहाँ पर कॉस्ट एडवांटेज मिला वहाँ पर क्या हो जाती है, ये सेटअप हो जाती है। कौन, फुटलूस इंडस्ट्री। दैट्स व्हाई इसको नाम दिया गया है फुटलूस। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनली हाईटेक इंडस्ट्री। क्या आता है, हाईटेक इंडस्ट्रीज। और बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। ये पूरा जो है ना इंडस्ट्री वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या इसके अंदर, अब लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है ना उसका लेटेस्ट जनरेशन कौन है, हाईटेक इंडस्ट्रीज या हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। और ये क्या बेसिकली ड्राइवर्स है ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी क्या अब मॉडर्न टाइम्स में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना उसका ड्राइवर कौन है या उसको ड्राइव करने वाला कौन है, तो वो है हाईटेक इंडस्ट्रीज, जो क्या बेसिकली लेटेस्ट जनरेशन है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इसके बारे में फटाफट से देख लेते हैं क्या इसके अंदर। दीज आर इंडस्ट्रीज दैट आर बेस्ड ऑन एडवांस साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन एंड यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो ये क्या ऐसी इंडस्ट्रीज है जो किस पे बेस होती है, ऑन एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। किस पे बेस होती है, ऑन एडवांस साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। किस पे बेस होती है, ऑन एडवांस साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन, जो कि यूज़ करता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और किसके लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। फाइन, क्लियर एकदम। ना इसका एग्जांपल क्या है, सेमीकंडक्टर एंड माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस एंड एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसके बाद क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये सब क्या है, एग्जांपल है ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज। ओके, समझ में आ गया। अभी जो हाईटेक इंडस्ट्रीज है ना उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं कि इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसको लर्न करने की मैंने ट्रिक बता रखी है, उसको ध्यान से सुनना। क्या है वो, सिर्फ एआई, यानी हाईटेक है ना तो क्या है यहाँ पर, सिर्फ एआई। क्या है, सिर्फ एआई। तो सिर्फ से कैसे हुआ, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स, जिससे क्या हुआ हमने डिनोट करा फ्रॉम द लेटर एस, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
फास्ट चेंजिंग प्रोडक्ट, देन आता है क्या फ्यूचर ओरिएंटेड, और एआई में क्या आ गया एडवांस टेक्नोलॉजी और क्लीन एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो हाईटेक इंडस्ट्री है उसके कैरेक्टरिस्टिक को याद करने की ट्रिक क्या हुई, सिर्फ एआई। ठीक है, अब फर्स्ट क्या आता है हमारे पास, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स, जिसे हमने डिनोट कराया फ्रॉम द कैपिटल लेटर एस। अब इसके अंदर क्या है, एम्प्लॉय हाईली ट्रेन इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस। तो ये क्या करता है यहाँ पर, ये जो हाईटेक इंडस्ट्री है ना, एज अ नेम सजेस्ट, यहाँ पर क्या है हाईली ट्रेन जो है ना वर्कफोर्स उनको रखा जाता है या एम्प्लॉय करा जाता है, जैसे इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस। ओके, देन आता है क्या इनोवेशन, जिसे हमने डिनोट करा फ्रॉम द कैपिटल लेटर आई, जो क्या फोकस करता है ऑन क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेसेस एंड टेक सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जो है ना मेनली फोकस करा जाता है ऑन इनोवेशन। तो इसी वजह से यहाँ पर इनोवेशन पे फोकस करा जाता है, यानी न्यू प्रोडक्ट के क्रिएशन पे, जो न्यू प्रोसेसेस है, ठीक है, उनको सर्च करने पे या उनको इनोवेट करने पे, और साथ ही साथ जो टेक सोल्यूशन है ना उनको सभी को ढूंढने पर या इनोवेशन पर जो है ना फोकस करा जाता है अंडर हाईटेक इंडस्ट्रीज। ओके, देन आता है हमारे पास क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे हमने डिनोट करा फ्रॉम द कैपिटल लेटर आर, जो क्या है कॉन्स्टेंट इनोवेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कहने का मतलब जो टेक्नोलॉजी है ना उसको अपग्रेडेशन को लेकर हो गया, और कांस्टेंट इनोवेशन पर फोकस करता है ये वाला इंडस्ट्री। देन आता है हमारे पास क्या फास्ट चेंजिंग प्रोडक्ट, जिसे हमने डिनोट करा फ्रॉम द कैपिटल लेटर एफ, और यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट गेट्स अपग्रेडेड और आउटडेटेड क्विकली। तो क्या है यहाँ पर क्या है बार बार क्या है इनोवेशन आता जा रहा है, कांस्टेंट इनोवेशन हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट क्रिएट हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा नए नए प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है, अपग्रेडेशन होगा, और साथ ही साथ जो पहले जो प्रोडक्ट बने ना वो क्या हो गए आउटडेटेड हो गए। तो इस वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है हमें अपग्रेडेशन भी देखने को मिलता है बहुत क्विकली, और आउटडेशन भी हमें प्रोडक्ट का देखने को मिलता है क्विकली। यानी नए बने तो क्या हुआ अपग्रेडेशन, और पहले वाले जो पुराने हो गए वो क्या हो गए आउटडेटेड हो गए, यानी क्विकली प्रोडक्ट क्या होता है आउटडेटेड और अपग्रेडेड यहाँ पर हो जाते हैं। क्लियर एकदम। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड, जिसे हमने डिनोट कराया फ्रॉम द कैपिटल लेटर एफ। यहाँ पर क्या है एम फॉर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इन साइंस, मेडिसिन, स्पेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या है ये वाला जो हाईटेक इंडस्ट्री है ना ये क्या होता है फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, यानी यहाँ पर क्या है लॉन्ग टर्म में सोचा जाता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा इन साइंस, मेडिसिन, स्पेस एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब जो भी लोग काम कर रहे हैं ना तो उसका कैसा इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा इन द एरिया ऑफ साइंस, मेडिसिन, स्पेस एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब ये जो है ना हाईटेक इंडस्ट्री ये क्या होता है फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, यानी फ्यूचर का लॉन्ग टर्म में सोच के रखता है। देन आता है क्या एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे हमने डिनोट करा फ्रॉम द कैपिटल लेटर ए, यूज एज कटिंग और लेटेस्ट टूल्स लाइक रोबोटिक्स, एआई एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर क्या होता है एकदम एडवांस जो चीज़ें है ना ये टूल्स है ना उनका यहाँ पर हमें यूज़ देखने को मिलता है। देन आता है क्या क्लीन एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हमने डिनोट करा फ्रॉम द कैपिटल लेटर आई। तो ये क्या है ऑपरेट होता है नीट, नॉन पॉल्यूटिंग, इको फ्रेंडली सेटअप्स। तो ये जो हमारा हाईटेक इंडस्ट्री है ना वो क्या एकदम नीट, साफ़ सुथरी, नॉन पॉल्यूटिंग और इको फ्रेंडली जगह पर क्या होता है ये सेटअप होता है। अब इतनी सब चीज़ें है ना तो याद करने में थोड़ा हम भूल जाते हैं, तो इसको लर्न करने की ट्रिक है सिर्फ एआई। ठीक है, हाईटेक है तो सिर्फ एआई। क्लियर एकदम। नाउ हमारे पास एक नई टर्म आती है, कौन सी, टेक्नोपोलिस। क्या टर्म आती है, टेक्नोपोलिस। ठीक है, और इस पर बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, तो अब ये होती क्या एक्चुअली। सो अ टेक्नोपोली इज अ रीजन और सिटी वेयर हाईटेक इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड एंड वर्क टुगेदर विथ रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशनल सेंटर्स। तो जो टेक्नोपोली है ना वो क्या होती है बेसिकली ऐसा रीजन या सिटी होती है जहाँ पर क्या है बहुत सारी जो हाईटेक इंडस्ट्री है ना वो क्या होती है एक जगह कंसंट्रेटेड हो जाती है और एक साथ काम करती है। किसके साथ काम करती है, विथ रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशनल सेंटर्स। यानी कहने का मतलब आसान भाषा में समझाऊं तो टेक्नोपोली क्या होता है बच्चों, ऐसा रीजन या ऐसी सिटी होती है जहाँ पर क्या होता है बहुत सारी हाईटेक इंडस्ट्री क्या हो जाती है एक जगह आ जाती है और वो साथ में काम करती है। किसके साथ में काम करती है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च पे फोकस करते हैं ना तो उनके साथ काम करती है, और साथ ही साथ जो एजुकेशनल सेंटर्स स्पेशली जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं ना उनके साथ क्या है ये लोग कोलैब करके, ठीक है, उनके साथ में काम करती है, तो वो क्या होती है हमारी टेक्नोपोली। तो क्या हुआ, ऐसा रीजन और सिटी जहाँ पर क्या होता है बहुत सारी हाईटेक इंडस्ट्री क्या होती है कंसंट्रेटेड होती है और साथ में काम करती है। किसके साथ में काम करती है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के और एजुकेशनल सेंटर्स के, जैसे कॉलेजेस वगैरह। ठीक है, समझ में आ गया एकदम। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा की कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो टेक्नोपोलिस है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक भी हम फटाफट से डिवाइस कर लेते हैं। क्या है वो, क्लस्टर ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज या टेक इंडस्ट्रीज। तो जो टेक्नोपोलिस है ना वो क्या होता है बेसिकली जो टेक इंडस्ट्रीज है ना उनका क्या होता है क्लस्टर होता है, यानी कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, सो क्या है इसके अंदर मेनी हाईटेक इंडस्ट्रीज फर्म इन वन एरिया, यानी एक ही एरिया के अंदर बहुत सारी हाईटेक इंडस्ट्री या हाई टेक जो फर्म है ना वो क्या है वहाँ पर आ जाती है और साथ में क्या करती है वो ऑपरेट करती है और कह सकते हैं साथ में काम वहाँ पर
करती है। नेक्स्ट क्या आता है, लिंक विद यूनिवर्सिटीज़, और यहाँ पर क्या है, जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह ना, उनके साथ क्या है, इनका लिंकेजेस भी हमें देखने को मिलता है। सो क्या बोला गया इसके अंदर, क्लोज पार्टनरशिप विद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। समझ में आ गया, यानी क्लोज पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है विद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। देन क्या आता है, इनोवेशन हब। मैंने बताया था यहाँ पर कॉन्स्टेंट इनोवेशन पे यहाँ पर क्या है, फोकस करा जाता है। तो क्या यहाँ पर ये क्या करता है, एनकरेज करता है स्टार्टअप को और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को। ओके, देन क्या होता है, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये वाला जो एरिया है ना, टेक्नोपॉली वाला, जहाँ पर बहुत सारी हाईटेक इंडस्ट्री एक साथ कंसंट्रेटेड है, ठीक है, तो ये क्या करता है, उस जगह पे जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसे क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज सेटअप हियर, ठीक है, समझ में आ गया। देन आता है क्या, हाईली डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। और बच्चों, इस एरिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये क्या होंगे, हाईली डेवलप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इनका। तो वही चीज़, यानी यहाँ पर क्या होगा, जिस जगह पर टेक्नोपॉली जो रीजन है ना, वहाँ पर क्या होगा, हमें अच्छा एकदम एफिशिएंट रोड, इंटरनेट, पावर, स्किल लेबर, सभी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी यहाँ इस एरिया के अंदर। तभी तो क्या, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, हाईटेक वाली, वो सब इधर आएगी। और अदर बाद में जो भी चीज़ है ना, इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो सब वहाँ पर होगा। तो कहने का मतलब वहाँ पर क्या होगा, हाईली डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को वहाँ पर मिलेगा। समझ में आ गया। पहले क्या था, क्लस्टर ऑफ टेक इंडस्ट्रीज, फिर क्या होता है, इसका लिंकेजेस हमें देखने को मिलता है। देन यहाँ पर क्या होता है, साथ में आई तो इनोवेशन हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ पर क्या हो गया, इनोवेशन हब टाइप वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। और ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होता है, हमें हाईली डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। समझ में आ गया एकदम। अब इसके एग्जाम्पल को हम फटाफट से देख लेते हैं कि टेक्नोपॉलिस का एग्जाम्पल क्या क्या है। यानी ऐसे रीजन जहाँ पर क्या है, बहुत सारी हाईटेक इंडस्ट्रीज आई है और वहाँ पर साथ में ऑपरेट कर रही है। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन वैली नियर सैन फ्रांसिस्को USA, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। देन आता है क्या, सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सिएटल। देन आता है क्या, अगर हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इधर जो है ना, ये टेक्नोपॉली, वो कौन है या वो कहाँ पर है, तो वो है बेंगलोर के अंदर। और इसे क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। यानी ओरिजिनली अगर देखा जाए ना, तो सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को USA। बट अगर हमारे इंडिया का हम सिलिकॉन वैली की बात करें तो वो कहाँ पर है या वो कौन है, तो वो है बेंगलोर। ओके, समझ में आ गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है और हाईटेक इंडस्ट्री को बिल्कुल मिस नहीं करना है, अच्छे से करना है। और आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा हाईटेक इंडस्ट्री के बारे में, कि हाईटेक इंडस्ट्री क्या होता है, टेक्नोपॉली क्या होता है, एकदम क्लियर हो गया होगा। तो यही मेरा मोटिव था। और बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर चैनल पर पहले से ही हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, उनको बताना इस चैनल के बारे में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और सभी जो वीडियोस है ना, और सब्जेक्ट को लेकर भी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उन सभी में भी क्या है, मैं आपको ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो शेयर करना इस वीडियो को। और फाइनली मिलते हैं सभी बच्चों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।